सेनापति मंगल अगर रहने वाले हैं तो सबको गुस्सा क्या बहुत ज्यादा आने वाला है क्या? भारत को गुस्सा बहुत ज्यादा आने वाला है। भारत का पराक्रम पूरी दुनिया देखेगी। 3 मंगल आ रहे हैं। भारत की महादशा मंगल की, मोदी जी की मंगल की और मंगल सेनापति। और सोचिए अब 3 मंगल जब इकट्ठे हो रहे हैं, दंगल होगा। दंगल होगा। क्या बांग्लादेश की धरती का इस्तेमाल किया जाएगा भारत में आतंकवाद फैलाने के लिए? छापामारी युद्ध बांग्लादेश बिल्कुल करेगा। राजा हमारे देवगुरु बृहस्पति होंगे, मंगल हमारे कमांडर होंगे। उनकी तो कमांड मैंने बता दी है कि हम अभी छोड़ेंगे नहीं किसी को। भाई आप आंख दिखाएंगे, अब हम आंखें फोड़ के हम पता नहीं क्या क्या ले जाएंगे, हम बॉडी ले जाएंगे उठा के। रशिया टेक्नोलॉजी में, परमाणु में हमसे बहुत आगे है, लेकिन भारत अभी अगर उन चीज़ों में आगे नहीं भी है, कुछ चीज़ों में आज कमी भी है, बट हमारी स्ट्रेटजी, हमारी आर्मी, हमारी मिलिट्री ट्रेमेंडस, इंटेलिजेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है। हमारे दुश्मन देश को भी वो अपना मित्र मानता है। तो ऐसी स्थिति में जब रशिया और इंडिया और क्लोज आएंगे तो क्या चाइना के साथ टेंशन इंडिया की और क्या बढ़ जाएगी? चाइना हमारा कभी भी सगा नहीं होगा। ट्रम्प साहब ने कितना उनको दान में दे दिया है, अब वो जो उनको फंड मिला है पाकिस्तान को, फिर उसका इस्तेमाल तो भारत में आतंकवादी फैलाने के लिए वो करेगा। उसी से तो चलता है उनका व्यवसाय। तो मोदी जी को क्या विरोध का सामना करना पड़ेगा? किसी तरह की टेंशन देश के अंदर बढ़ जाएगी? जितने भी लोग इस तरह की प्रतिक्रियाएं करते हैं, कौन लोग? योगी जी की जो अभी कुंडली में कॉम्बिनेशन बने हैं, शुक्र की महादशा, ये इनको प्रधानमंत्री बना के जाएगी। अगले 5 साल तक बिहार के मुख्यमंत्री क्या नीतीश कुमार रहने वाले हैं? चीफ मिनिस्टर बिहार का बदलता हुआ नजर आ रहा है और वो भी भारतीय जनता पार्टी से होगा। चिराग पासवान आज से 5 वर्ष के बाद उनका भविष्य बहुत अच्छा देखा जा रहा है। तेजस्वी यादव का क्या होगा फिर? सर रेखा गुप्ता की कुंडली क्या ये कह रही है कि वो 5 साल दिल्ली की मुख्यमंत्री रहेंगी? रेखा गुप्ता जी, ममता दीदी, एक छत्र राज, बहुत अच्छा प्रदर्शन पिछली बार बीजेपी का, लेकिन सत्ता से कोसों दूर मैं कहूंगी। इस बार क्या रहने वाला है इलेक्शन में? ममता दीदी क्या एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगी? मार्केट किधर जा रहा है? गोल्ड एंड सिल्वर किधर जा रहा है? किधर निवेश करें? कहां से बचें? यूएसए में मार्केट अभी नेस्डेक S&P 500 क्रैश होने वाला है। एक मिनट, नेस्डेक S&P जी क्रैश होने वाला है? बिल्कुल, नीचे गिरेंगे, करेक्शंस होंगे, धमाका होने वाला है। बिल्कुल। नमस्ते, प्रणाम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप देखना शुरू कर चुके हैं चिंतामणि विद एसकेटी यानी कि मैं शालिनी कपूर तिवारी। 2026 की सबसे पहले तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत मंगलमय और उत्साह से भरा 2026 आप सभी का रहे। अब क्योंकि नए साल की शुरुआत है तो हम सभी ये चाहते हैं कि एक राह हमें दिखाई दे जाए जिस ओर आगे बढ़ना हो। जाहिर सी बात है, इसके लिए कोई एक्सपर्ट या एक बड़े गुरु की जरूरत रहती है। कोशिश आज के पॉडकास्ट में यही रहेगी हमारी कि 2026 न सिर्फ देश बल्कि विश्व के लिहाज से कैसा रहेगा, ये हम आपको बताएं। रशिया यूक्रेन युद्ध जब शुरू हुआ था तो लगा था एक साल में, एक हफ्ते में खत्म हो जाएगा। साल बीता, 2 साल बीता, क्या ऐसे ही चलता रहेगा या 26 में खात्मा है? भारत पाकिस्तान की टेंशन तो नहीं बढ़ जाएगी? भारत चाइना का रिलेशनशिप और वर्स तो कहीं नहीं हो जाएगा? शेयर मार्केट किधर जाएगा? सोना चांदी का भाव किधर जाएगा? ट्रंप का मूड किधर जाएगा? पुतिन क्या सोचेंगे? सवाल मेरे मन में बहुत सारे हैं, आपके मन में कुछ अलग हो सकते हैं। कमेंट सेक्शन खुला है, आप जरूर बताइए। जो मेहमान मेरे साथ पॉडकास्ट में हैं वो मेदिनी ज्योतिष के जानकार हैं, सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर हैं, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी को भी भली भांति समझते हैं और उस पर अच्छा खासा रिसर्च कर चुके हैं। चिंतामणि एसकेटी पर पहले आप उन्हें देख चुके हैं, टेक ऑफ विद एसकेटी पर आप उन्हें देख चुके हैं, पैसा बोलता है विद एसकेटी पर भी आप उन्हें देख चुके हैं। अब चलिए फटाफट से उनका स्वागत कर लेते हैं और पूछ लेते हैं कि जी 2026 मंगल करने वाला है या फिर नहीं। मेरे साथ है मशहूर ज्योतिषाचार्य प्रशांत कपूर जी। स्वागत है सर, जय हिंद। चलिए, जय हिंद। एंड व्यूअर्स के लिए वंदे मातरम, जय हिंद एंड थैंक्स फॉर द इनविटेशन अगेन। और आपने जो लास्ट शब्द कहे कि क्या मंगल होने वाला है 2026 में, हाँ। इनफैक्ट मंगल से ही शुरुआत करेंगे। 2026 में मंगल सेनापति होने वाले हैं।
अच्छा। थोड़ा सा थर्राए भी होंगे आप सुन के, मुझे पता है ज्योतिष का ज्ञान आप भी रखते हैं हाँ। और आप ज्योतिष के स्टूडेंट हैं और अच्छी खासी पकड़ है आपकी भी ज्योतिष में। हम्म। तो सोचिए मंगल अभी सेनापति होने वाले हैं 2026 में। अभी 19 मार्च 2026 जो मीन लगन की कुंडली हमारी बनेगी एंड पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र शुरू होगा, शनि का नक्षत्र। मीन लगन, शनि देव जी लगन में बैठे हुए हैं, गुरुदेव हमारे 4th हाउस में, चतुर्थ ग्रह योग बनेगा लगन में एंड साथ में देवगुरु बृहस्पति होंगे हमारे राजा वर्ष के। व्यूअर्स के लिए ये भी बताना चाहूँगा कि 19 मार्च 2026 जब हम कहें तो लोगों के लिए तो ये 2026 का वर्ष है, लेकिन विक्रमी संवत 2083 कहा जाएगा इसको, जो कि 6 अप्रैल 2027 तक चलेगा। तो आज जो भी हम डिस्कशन करेंगे ये ड्यूरेशन यही रहेगी और इसके ऊपर आगे कुछ और सेशन भी दोबारा कर लिए जाएंगे आपके साथ, क्योंकि अभी तैयारी चल रही है। हाँ। डिकोड किया जा रहा है कि होने क्या वाला है। आप ही बताइए कहाँ से शुरू करें। मंगल का क्योंकि आपने जिक्र छेड़ दिया है, तो मेरे हिसाब से तो सेनापति मंगल अगर रहने वाले हैं तो सबको गुस्सा क्या बहुत ज्यादा आने वाला है क्या? भारत को गुस्सा बहुत ज्यादा आने वाला है। अच्छा। भारत का पराक्रम पूरी दुनिया देखेगी और भारत एकदम एक्शन एंड रिएक्शंस, वो कहते हैं ना, चित भी हमारी पट भी हमारी। हाँ। हम ही डिसाइड करेंगे कि सिक्का फेंकेंगे, अगर हेड आया और नीचे हेड गिरा तो अगर टेल कहा तो भी हम हेड ही मानेंगे, हम सुनेंगे नहीं किसी की। टॉस में वी विल बी द विनर और खेल में हम ही विजय होंगे। और खेल कौन सा हुआ? युद्ध का खेल। अच्छा। 6 फरवरी 2026 मंगल महादशा में राहु का अंतर आएगा और भारत युद्धों में उतरना शुरू करेगा। भारत युद्ध करेगा अभी शालिनी। जिन लोगों ने ये सोच के बैठे थे, जिन्होंने भारत के बारे में सोचा था कि भारत एक शांति प्रिय देश है, कोई पत्थर मारेगा और उसके बाद हम सोचेंगे, विचार करेंगे जो 2014 से पहले किया जाता था। याद कीजिए, आपके साथ पहले भी तो एक पॉडकास्ट हुआ था मार्च 2025 में, तो मैंने कहा तो था कि अभी मई 2025 में भारत अटैक करेगा पाकिस्तान के ऊपर। किया ना हमने अटैक। मुझे इनफैक्ट याद है लास्ट ईयर जब आपने सर 2025 की भविष्यवाणी की थी, तो आपने ये भी कहा था कि मार्च के महीने में हम ये देखेंगे, आने मार्च के बाद हम ये देखेंगे कि देश में सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। और हमने देखा पहलगाम अटैक, वो इशारा तो उसी तरफ था। ये अलग बात है कि सरकार ने संभाल लिया। इनफैक्ट आपको मैंने बताया था कि उत्तर प्रदेश, लेह लद्दाख, इन जगहों में जो भी विवाद होगा सितंबर नवंबर में वो भी हो गया। लेकिन ये बात तय है कि देखिए, हम भविष्यवाणियाँ इसलिए नहीं करते कि वो सच हो जाएं। अगर मंडेन एस्ट्रोलॉजी में प्रेडिक्शंस की जाती हैं तो कहीं ना कहीं वो गवर्नमेंट्स के लिए इशारा भी होता है कि ये होने वाला है। आपकी एजेंसीज की इस पर नज़र होनी चाहिए। तो आई एम श्योर जब भी आप और हम डिस्कशन करते हैं तो ठीक है, हमारे देश में अभी हमारी साइंस को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है लीगली ऑन पेपर्स, जो कि जर्मन में 1100 स्कूल एंड यूनिवर्सिटीज़ हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सरकारें खुद कोई भी कार्य करती हैं तो मुहूर्त पे होता है। जैसे अयोध्या के 2 मुहूर्त हो चुके हैं। ठीक बात। और लेकिन होता ना, एक्सेप्ट नहीं करना चाहते आप खुले में, लेकिन ज्योतिष सभी फॉलो करते हैं। अरे राजनेता जब उनकी चुनाव की बारी आती है तो आप देखिए कैसे पूजा पाठ के साथ वो बाहर निकलते हैं। वो चाहे उनको अपना जिस दिन उनका दाखिला रहता है, नामांकन दाखिल करना रहता है, उस दिन से लेकर के नतीजों वाले दिन तक हम सबसे पहले सुबह यही तो देखते हैं कि मंदिर जा करके वो मत्था टेक रहे हैं। ऐसे बहुत सारे राजनेता हैं जिनको मैं भी ऐसे ही मुहूर्त देता हूँ कि कब नामांकन भरना है, कब शपथ लेनी है। लेकिन क्या होता है कि ना तो वो खुले में बताना चाहते हैं कि कहाँ से मुहूर्त लिए गए, कहाँ से क्या हुआ। और ये ज्योतिषियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि अगर आपका जातक अगर उन चीज़ों को नेटिव आपका अगर सीक्रेट रखना चाहता है तो आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि ना तो आप उसके साथ फ़ोटो खिंचवाएं और उसकी चीज़ों को सीक्रेट रखें आप। सो बात आ रही है अभी मंगल महादशा की। तो 3 सितंबर 2000, इंग्लिश में बोल देते हैं 3 सितंबर 2025 से मंगल महादशा शुरू हो चुकी है और ये 7 वर्षों के लिए रहेगी भारत की कुंडली में। और साथ में मोदी जी की कुंडली में भी मंगल की महादशा, देश की कुंडली में भी मंगल की महादशा, और अगले वर्ष सेनापति भी मंगल ही आने वाले हैं। और मीन राशि के रहेंगे मार्च अप्रैल में, फिर वृषभ राशि के मई में। शनि की दृष्टि होगी वृषभ राशि के ऊपर। आप सोचिए कि भारत का एग्रेशन कितना बड़ा होगा शालिनी। भारत क्या नहीं करने वाला है। सितंबर में हमने टर्की को धूल चटाई
उनके ड्रोन फैक्ट्रीज में हमारे सिस्टम में बैठे बैठे आग लगा दी हमने। हाँ। उनके शिप्स के ऊपर अटैक किया गया। कभी सोच सकती थी दुनिया की एक नाटो कंट्री के ऊपर भारत अटैक करेगा? खतरा था कि भाई नाटो के ऊपर अटैक करेगा तो पूरा नाटो कंट्रीज टूट के पड़ेंगी हमारे एग्जैक्टली और वो भी टर्की जो इतना टेक्नोलॉजी में हमसे आगे माना जाता है। माना जाता है, लेकिन है नहीं। दैट वी हैव प्रूव्ड। ठीक है, यूएस का एक F-35 आप सोचिए ना, भारत में एक जगह पे पड़ा रहता है 25-30 दिन, और बाद में पता चलता है कि भाई ये तो टो लेने आए थे कि क्या हो रहा है, और हमारे सिस्टम कावेरी डिफेंस उसको लॉक कर देता है बैठे बैठे। तो ये प्रूफ है कि ठीक है, हमने तेजस से आगे हम नहीं बढ़े हैं। हमारी अभी टेक्नोलॉजी HAL ने अभी प्रॉपर काम नहीं किया है, क्योंकि हमारे देश के सिस्टम भी थोड़े से ख़राब हैं। एक आदत है लोगों को लेथर्जिकनेस की, थोड़ा सा लोगों को एक्टिव होना पड़ेगा। लेकिन ये भी मानना पड़ेगा कि ठीक है, आज हम एयर टेक्नोलॉजी में हमारे पास फाइटर प्लेन नहीं है तेजस के अलावा, वो भी पूरे अभी HAL नहीं दे पा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं आज अगर भारत के ऊपर कोई फाइटर प्लेन से अटैक होता है तो 200-300 किलोमीटर दूर ही उसे रोक दिया जाएगा, लॉक कर दिया जाएगा, पूरे के पूरे सिस्टम्स को जाम कर दिया जाएगा। दिस इज भारत, न्यू भारत, इंडिया। यस। सो मंगल, आप सोचिए ना, 3 मंगल आ रहे हैं। भारत की महादशा मंगल की, मोदी जी की मंगल की, और मंगल सेनापति। और सोचिए अब 3 मंगल जब इकट्ठे हो रहे हैं, दंगल होगा। दंगल होगा, और भारत ही दंगल में कूटनीति में फतह हासिल करेगा। और पूरी दुनिया में जितनी भी कूटनीतिक अभी चालें चली जाएंगी, तो देखिए भारत के ऊपर अगेंस्ट पूरी दुनिया है। और जब भी गुरु जब अतिचारी स्थिति में रहे हैं, हर 12 वर्षों के जब मैंने रिकॉर्ड देखे हैं, मई 2025 से जब गुरु अतिचारी स्थिति में हुए थे, तो अगर पिछला भी ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए, पोखरण परमाणु परीक्षण, उस समय सैंक्शन लगे थे, तब US हमारे अगेंस्ट हुआ था। और ये याद कीजिए, मैंने आपको मार्च 2025 में बताया भी था कि अचानक US से हमारे अगेंस्ट हो जाएगा। आई एम श्योर आपके व्यूअर्स ने उस टाइम कमेंट किया भी होगा, भाई हमारे तो मित्र हैं मोदी, और मोदी जी और ट्रम्प एक दूसरे की कसम तक नहीं खाना चाहते। आप देखिए वही ट्रम्प, टैरिफ टैरिफ टैरिफ, 500%, 1000%, ऐसी बातें हो रही हैं। वीजा को लेकर के जितनी सख्ती दिखा दी वीजा को लेकर, और सोचिए कितने बड़े टैरिफ की वजह से हमारे कितने सारे हमारे सेक्टर्स, स्टॉक मार्केट नीचे भी गई हमारी, स्टेबल है, संभली हुई है। तो मंगल अभी जो आने वाला है, ये बात अलग है कि भारत के अगेंस्ट कुछ कंट्रीज खड़ी रहेंगी। आज शालिनी 5 दिसंबर है, पुतिन आज भारत आए हुए हैं पिछले कल से। आप देखिए कुछ समझौते हो गए हैं, हमारी सेनाएं वहाँ रहेंगी, हमारी सेनाएं वहाँ रहेंगी, उनकी सेनाएं हमारे पास रहेंगी। अब सोचिए समझौता कहाँ तक जाने वाला है। इंदिरा गांधी के समय में तो युद्ध संधि भी हुई थी हमारी, और फरवरी 2026 में जो योग बन रहे हैं, कहीं ना कहीं इंडिकेशन दिखाई दे रहा है कि भारत और रशिया की युद्ध संधि होने के भी योग बने हुए हैं। आप सोचिए भारत और रशिया अगर युद्ध संधि करेंगे तो क्या भारत रशिया का साथ नहीं देगा? अगर यूक्रेन के साथ रशिया युद्ध कर रहा है तो भारत तमाशा देखेगा क्या बैठ के? तो भारत भी तो यहाँ से युद्ध लड़ेगा ना। नहीं, पर ट्रम्प चाचा तो फिर और नाराज हो जाएंगे ना। ट्रम्प चाचा यही कहेंगे कि भाई नाटो, पोलैंड, भाई आपने तो नाटो नाटो बोलते उस बेचारे को जेलेंस्की की आपने हालत खराब कर दी ना। तो आपने नाटो में उसको लिया, और ये प्रेडिक्शन तो मैंने अगस्त 2021 को कर दी थी कि रशिया वाला अटैक ऑन यूक्रेन, और लगातार अभी अटैक चल ही रहा है। तो 2026 में तो ये योग भी बने हैं। जो मैंने यूक्रेन की कुंडली देखी है, विश्लेषण किया है कि यूक्रेन तबाही की तरफ होगा 2026 में, और रशिया तो अटैक करेगा ही करेगा, और भारत भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से यूक्रेन के ऊपर अटैक करेगा। और जो लोग ये सोचते हैं कि नहीं भी हम युद्ध नहीं करते, हम शांति प्रिय देश है, शांति बहुत हो गई शांति। अब मंगल का प्रभाव देखिए, मंगल शांति नहीं करता है, मंगल को युद्ध चाहिए। पर ये बहुत बड़ी भविष्यवाणी है प्रशांत जी, क्योंकि इंडिया यूक्रेन पर अटैक करेगा, ये हम में से कोई नहीं सोच सकता। मेरे व्यूअर्स से मैं कहूँगी कि आप मुझे कमेंट्स करके बताएं कि हम क्या इस ओर सोच भी पाएंगे। मुझे अनरियलिस्टिक प्रेडिक्शन ये प्रशांत जी लग रही है। बड़े बड़े समझौते होंगे कुछ एक कंट्रीज के साथ हमारे, एंड भारत अटैकिंग मोड पे होगा। आप याद कीजिए, मैंने मार्च 2025 में भी ये कहा था कि वी विल बी इन द अटैकिंग मोड। हाँ, तो क्या किया ना हमने टर्की के ऊपर अटैक? नहीं सुनी ना हमने किसी की। क्या पाकिस्तान को 4 दिनों में हमने धूल चटाई ना? शालिनी आप थोड़ा सा सोचिए,
रशिया फरवरी 2022 से यूक्रेन के ऊपर अटैकिंग मोड में है। 4 वर्ष होने वाले हैं इस फरवरी 2026 को। जो यूक्रेन जिसे 4 दिन में डाउन किया जा सकता था रशिया के द्वारा, कहीं ना कहीं आप मानिए नहीं मानिए, रशिया टेक्नोलॉजी में, परमाणु में हमसे हाँ बहुत आगे है। बिल्कुल। लेकिन भारत अभी अगर उन चीज़ों में आगे नहीं भी है, कुछ चीज़ों में आज कमी भी है, बट हमारी स्ट्रेटजी, हमारी आर्मी, हमारी मिलिट्री ट्रेमेंडस, इंटेलिजेंस बहुत स्ट्रांग है। उन्हें पता है कि युद्ध के चक्रव्यूह कैसे बनाए जाते हैं, कैसे ट्रैप में फंसाया जाता है, एंड ये प्रूव हो चुका है। पाकिस्तान में जो 4 दिन में हमने तबाही मचाई थी, हमारे एक भी भारतीय आर्मी, हमारे किसी भी सैनिक को कोई चोट तक नहीं पहुंची, खरोंच तक नहीं आई। एंड याद कीजिए, मैंने 2025 मार्च को, अगर व्यूअर्स देखना चाहेंगे तो आपके चैनल पे वो पॉडकास्ट पड़ा हुआ है। मैंने यही कहा था कि शालिनी, हम युद्ध करेंगे, पाकिस्तान पे अटैक करेंगे और हमारा एक भी सैनिक आहत नहीं होगा, हमें शहीदी नहीं चाहिए। एंड यही हुआ। ठीक बात। बहुत आसान होता है बोलना कि नहीं जी हम शहीद हो गए, इतने हो गए, उतने हो गए। शालिनी, जिसके घर में शहीद होता है ना, उसी को पता चलता है। 4 मंत्री, विधायक, एमएलए वहां पर आ जाते हैं, ठीक है। शहीद जब कोई व्यक्ति होता है, किसी फैमिली का कोई चला जाता है सैनिक, आते हैं लोग, इकट्ठे होते हैं, पेट्रोल पंप दे के चले जाते हैं, कुछ गिफ्ट दे के चले जाते हैं, लेकिन तकलीफ उसी को पता होती है जिनका चला जाता है। ठीक बात। तो हमें एक भी सैनिक शहीद नहीं चाहिए। अब हम ऐसे वाले भारत बनने वाले हैं और हमने पाकिस्तान के ऊपर अटैक करके ये प्रूव किया है। आप देखिए, मंगल का सेनापति होना, भारत की कुंडली में जो कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, अब जिन जिन राशियों से गुजरेगा, वो मीन राशि से लेकर वृषभ में, जैसे ही वो मई जून में वृषभ राशि में आएगा, हम बहुत एग्रेसिव मोड पे होंगे, अटैकिंग मोड पे। अब ये जो बांग्लादेश जो हरकतें कर रहा है, ये कह रहा है कि भाई आसाम भी उनका, उड़ीसा भी, बिहार को भी ले लेंगे, वेस्ट बंगाल तो हमारी जो वहाँ पे है वो तो तैयार है देने के लिए कि भाई ले लो, मैं तो दे भी दूंगी। हाँ। देखिए, एक तो व्यूअर्स के लिए एक मैसेज दे देना चाहूँगा मैं, कई लोगों को आज लग भी रहा होगा कि क्या बांग्लादेश हमारे ऊपर कोई अटैक करेगा। जी नहीं, बांग्लादेश आज फाइटर जेट ले रहा है, आज पाकिस्तान के कहने पर चाइना से, लेकिन बांग्लादेश भारत के ऊपर कभी भी अटैक नहीं करेगा। लेकिन क्या बांग्लादेश की धरती का इस्तेमाल किया जाएगा भारत में आतंकवाद फैलाने के लिए? यस, दैट्स द क्वेश्चन। छापामार युद्ध बांग्लादेश बिल्कुल करेगा, क्योंकि इनमें उनको मजा आता है, उनको किक मिलती है। और ये वो कहते हैं ना, इसी के यही तरीके हैं उनके पास। दिल्ली ब्लास्ट जो हुआ, ये बात अलग है कि हमने प्रेडिक्शन की थी कि नवंबर में ऐसा बड़ा ब्लास्ट होगा, हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं मैं कहूँगा कि हमारी एजेंसीज की सूझबूझ से 3000 टन, आप सोचिए, इतनी सारी चीज़ें इकट्ठा की हुई हैं। एंड कभी सोचा भी नहीं था। एक्चुअली ये जो कीवर्ड है बैन है यूट्यूब में, तो मैं नहीं प्रयोग कर रहा हूँ क्योंकि पॉडकास्ट है। तो सोचिए, आपको ये कभी सोचा भी नहीं था कि आप इस पर्टिकुलर पदार्थ से नहीं, लेकिन इस दूसरे पदार्थ के साथ आप अटैक करेंगे। कभी किसी के जहन में भी नहीं आया होगा कि आप ऐसे रासायनिक पदार्थों का यूज करेंगे, आप जो कि इजीली मार्केट में अवेलेबल है, जो किसान इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक बात आप है। किसी भी दुकान में चले जाइए, जो बीज की दुकान होती है, आराम से आपको खुले में दे देंगे, कितना भी ले लीजिए आप उनसे, और उसके लिए कोई लाइसेंस नहीं देना पड़ेगा आपको। सोचिए अटैक करने के तरीके। तो बांग्लादेश छापामार युद्ध करेगा भारत के अगेंस्ट पे, लेकिन वो कभी डायरेक्ट युद्ध में कभी नहीं उतरेगा कभी भी। और रही बात, अगर आज सिलीगुड़ी में, आज वहाँ पे हमारी सेनाएं एक्टिव हो रही हैं पिछले हफ्ते से, तो ऐसे नहीं हो रही हैं शालिनी। अब हम बांग्लादेश के 3 टुकड़े करवा के ही दम लेंगे हम। मैं एक सवाल और आपसे सर पूछना चाहती हूँ, क्योंकि आपने कहा इंडिया रशिया का रिलेशनशिप और स्ट्रांग होगा, कोई ट्रीटी भी हम साइन कर सकते हैं, ऐसा कुछ होगा। रशिया ये भी क्लेम करता है कि चाइना भी उसका मित्र है। वो सिर्फ भारत को अपना मित्र नहीं मानता है, हमारे दुश्मन देश को भी वो अपना मित्र मानता है। तो ऐसी स्थिति में जब रशिया और इंडिया और क्लोज आएंगे, तो क्या चाइना के साथ टेंशन इंडिया की और क्या बढ़ जाएगी? क्या चाइना की जो दृष्टि है, टेढ़ी नजर, वक्र चाल जो शनि की होती है, वो क्या भारत के ऊपर हो जाएगी क्या? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा शालिनी। देखिए, अगर लोगों को पीछे लगता हो कि ट्रंप ने टैरिफ की चाल चली और भारत और रशिया के रिश्तों में बहुत सुधार आया सितंबर अक्टूबर में, देखिए चाइना हमारा कभी भी सगा नहीं होगा।
चाइना इज़ ए गुड बिजनेस कंट्री, तो वो व्यापार देखता है, जहाँ उसे व्यापार मिलेगा वहाँ पे व्यापार करता है वो। रही बात चाइना और रशिया की, तो आज भी कुछ ऐसे वेपन्स हैं जो रशिया सिर्फ चाइना को ही देगा आदान प्रदान, क्योंकि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र इनमें बहुत ज़्यादा हुई है। कुछ चीज़ें रशिया भारत को फिर भी नहीं देगा। आज चाइना और भारत के बीच में अगर कुछ एक सामंजस्य बना के रखा है किसी ने, तो वो रशिया ने बना के रखा है, क्योंकि आज अगर भारत और चाइना के बीच में युद्ध हो जाता है तो सबसे बड़ा नुकसान आज रशिया को होगा, और रशिया युद्ध होने नहीं देगा भारत और चाइना में। लेकिन ये भी नहीं होगा कि भारत और चाइना कभी इकट्ठे हो जाएं, कभी मित्र बन जाएं, क्योंकि चाइना की पॉलिसीज़ अलग हैं, लेकिन चाइना युद्ध भी नहीं करेगा। आज यूएसए जब से ट्रम्प आए हैं, आप यूएसए की हिस्ट्री देख लीजिए पुरानी, 20 25 30 वर्ष देख लीजिए। यूएसए में जब जब भी कोई प्रेसिडेंट आता है, उसकी पहली स्ट्रेटजी होती है कि किन किन देशों को युद्धों में धकेला जाए। हाँ। बहुत कोशिश की इन्होंने चाइना और वियतनाम को लड़वाने की। इनकी ये कोशिश थी कि एक बार कहीं ना कहीं चाइना वियतनाम से ही कहीं युद्ध कर ले, चाइना कहीं भारत के साथ ही थोड़ा सा तो उलझ जाए, चाइना कहीं जापान के साथ कुछ तो कर ले। उनके हथियार बिकेंगे ना। कुछ तो करो भाई, क्योंकि यूएसए का तो व्यवसाय ही वेपन्स के साथ चलता है। लेकिन आप मानिए नहीं मानिए, चाइना ने अपने आप को युद्ध में इतना निपुण बना लिया है कि कहीं ना कहीं यूएसए से भी आगे निकल चुका है वो वेपन सिस्टम में, अपनी फाइटिंग क्षमता में। लेकिन चाइना फिर भी युद्ध नहीं करेगा। चाइना के लिए कि वो कहता है ना कि डराओ सबको अपनी पावर के साथ, तो चाइना इज़ पावर हंगर, तो चाइना की यही कोशिशें चल रही हैं। रही बात भारत की, तो शालिनी अगला वर्ष भारत का है, जब पूरी दुनिया युद्ध के ढेर पर खड़ी होगी, तब भारत कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में अपना पराक्रम दिखाएगा। अगले वर्ष पूरी दुनिया की मार्केटिंग गिरेंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर टूटेगा, प्रॉपर्टीज़ पूरी दुनिया में डाउन जाएंगी, चाहे वो यूएई हो, कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, आपका यूके हो, यूरोप के कुछ देश हों, प्रॉपर्टियां वहाँ पे जहाँ नीचे जाएंगी, डाउन होंगी। वहीं पर भारत में प्रॉपर्टीज़ के दाम बढ़ेंगे अगले वर्ष, क्योंकि मंगल को भूमिपति भी कहा जाता है और भारत की कुंडली में एक अच्छा प्रभाव देके जाएगा। तो अप्रैल 2026 के बाद प्रॉपर्टीज़ की कीमतें भारत में बढ़नी शुरू होंगी। तो एक अच्छे सिम्टम्स है कि भारत के लिए मंगल अच्छा काम करेगा। अच्छा काम करेगा तो एग्रेसिव भी रहेगा। हाँ। तो ये कहेगा कि भाई युद्ध करना तो पड़ेगा, आपको नहीं करेंगे तो भी करना पड़ेगा, तो युद्ध करेंगे हम, और करना भी चाहिए अभी हमें। और मैं व्यूवर से 1 मिनट रिक्वेस्ट कर लूं सर कि आप भी ये चाहते हैं कि भारत फ्रंट फुट पर आकर के खेले, भारत जैसा प्रशांत जी ने कहा कि हम गुस्से में भी रहेंगे और चित भी हमारी पट भी हमारी वाला हमारा हाल होगा, तो आप भी क्या चाहते हैं कि नीति सरकार की तरफ से ऐसी ही बनाई जाए? कमेंट कीजिए और ज़रूर बताइए। जी सर। देखिए जी, तो बात है, शालिनी, युद्ध से किसी को फ़ायदा नहीं हुआ है, नुकसान होते हैं, और ये भी बात तय है कि भारत को भी छोटा मोटा नुकसान होगा, लेकिन अभी भारत को युद्ध कर लेना चाहिए। ये बात अलग है कि अभी लोग प्रतिक्रियाएं देंगे, आई अंडरस्टैंड। देखिए, मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, लेकिन जियोपॉलिटिकल, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स सारी चीज़ों को जोड़ तोड़ कर फिर ही बात करता हूँ। हाँ। जब भी आप युद्ध जीत भी जाते हैं तो भी कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली डाउनफॉल आपका हो ही जाता है। हमने पाकिस्तान से 4 दिन में युद्ध जीता, मतलब युद्ध जीतना क्या मतलब, वो होता है ना, वन साइडेड ही तो युद्ध था वो। लेकिन कहीं ना कहीं इकोनॉमिक डाउनफॉल हमारा भी हुआ, इतने सारे टैरिफ लगे। इकोनॉमिक डाउनफॉल सर हमारा ही होगा। अभी पाकिस्तान तो क्या है, अमेरिका चला गया ट्रम्प के दरवाजे पे कटोरा लेके, है ना, और ट्रम्प साहब ने कितना उनको दान में दे दिया है। अब वो जो उनको फंड मिला है पाकिस्तान को, फिर उसका इस्तेमाल तो भारत में आतंकवादी फैलाने के लिए वो करेगा। देखिए, वो उनका उसी से तो चलता है उनका व्यवसाय, वही तो है उनका डीएनए। और रही बात जो फंड्स उनको यूएसए से मिले हैं, शालिनी, हमारे देश में जो हमारे बिजनेसमैन हैं, ऐसे बहुत सारे बिजनेसमैन हैं जो एक दिन में इतने फंड्स इकट्ठे कर लेते हैं अपने अपने बिजनेस के सिस्टम में, वन डे ओनली, जितने फंड्स उनको भीख में मिलते हैं। ये हमारे यहाँ पे एक व्यापारी एक दिन में चुटकी में खड़े कर लेता है। तो हमारा कोई कंपैरिजन है ही नहीं पाकिस्तान के साथ। ये तो चाइना ने पाकिस्तान को खड़ा करके रखा है हमारे अगेंस्ट की भी कुछ ना कुछ करते रहो, टेंशन में रखो भारत को। लेकिन अब वो वक्त आ गया है कि ये जो टेंशन बनी हुई है इसको एकदम डाउन तो करना होगा। अब इकोनॉमिक डाउनफॉल हमारे, देखिए, जब चाइना को जब हम पाकिस्तान को डाउन करेंगे, युद्ध हमारी तरफ से अभी होगा। अभी योग भी बने हैं, बल्कि आज 5 दिसंबर है। आज देवगुरु बृहस्पति आज मिथुन राशि में रेट्रोग्रेड हो गए हैं फिर,
और आज योग बन चुके हैं और ये अभी अप्रैल तक रेट्रोग्रेशन चलेगा। उसके बाद कर्क राशि में भी इनको जाना है 2 जून 2026 को। तो 5 दिसंबर से अभी योग बन गए हैं कि भारत अभी किसी भी टाइम पाकिस्तान के ऊपर स्ट्राइक कर सकता है और इसके जो परिणाम निकलेंगे फाइनेंशियल डाउनफॉल हमारे भी होंगे क्योंकि कुछ कंट्रीज हमारे अगेंस्ट हो जाएंगी, लेकिन अभी युद्ध फिर भी हमें कर लेना चाहिए। अब फाइनेंशियल डाउनफॉल होता है तो लेट इट बी, होने दिया जाए। मेरा एक सवाल इसमें सर ये है, फाइनेंशियल डाउनफॉल अगर होगा तो, क्योंकि इसके पहले भी हमने देखा है कि युद्ध की आशंका जब भी रहती है तो लोग अपना घर पहले बचाने में लगे होते हैं, तो ऐसी स्थिति में कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि 2026 में बहुत सारी नौकरियां जाएंगी, ले ऑफ होंगे, बहुत से लोगों को एक साथ निकाला जाएगा, बेरोजगारी फैलेगी? इसी से ही क्वेश्चन आपने खुद ही जोड़ दिया, हम्म, क्योंकि शालिनी जी कुछ आपकी होता ना कि आप ऑफ द कैमरा पूछ रहे थे कि हम डिस्कस क्या करेंगे, तो रियली यू नो दैट्स व्हाई आई हैव बीन टेलिंग यू ऑलवेज, आई अप्रिशिएट योर स्किल्स कि आप आंसर से ही क्वेश्चन जनरेट करते हैं। अगले वर्ष पूरा का पूरा यूरोप, हम्म, जो वहाँ पे लोग बसे हैं बाहर से, आपने देखा होगा यूरोप की एक पॉलिसी है, आप कहीं पे भी कहीं से भी चले जाइए यूरोप में तो दे विल एक्सेप्ट यू। यही जो बाहर के लोग जो वहाँ पे गए हैं ना, इस्लामिक कट्टरवाद वहाँ पे बढ़ेगा, यही यूरोप को बर्बाद करेंगे अगले वर्ष में। यूरोप में आगजनी की घटनाएं होंगी, मंगल तबाही मचाएंगे अगले वर्ष यूरोप में। कनाडा में बहुत बड़ा इकोनॉमिक डाउनफॉल होगा, नौकरियां चली जाएंगी। यूएसए में ऑलरेडी शटडाउन हो चुका है और प्राइवेट सेक्टर अगले वर्ष ख़त्म हो जाएंगे पूरे के पूरे। जॉब्स में बहुत बड़ा डाउनफॉल, अ बिग रिसेशन, जो आज से 7-8 माह पहले ही मैंने प्रेडिक्ट कर दिया था। कनाडा, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, यूके, 4 बड़े देश हैं ये। बाकी तो मैं अभी नाम लेना ही नहीं चाहता। यूरोप में तो कितनी सारी कंट्रीज़ आ गई हैं, जो 20 ऐसी कंट्रीज़ जो आज भी जिनका इकोनॉमिक स्तर बहुत अच्छा है। बहुत बड़ा डाउनफॉल होने वाला है, नौकरियां जाएंगी, लोग बेरोजगार होंगे और एनआरआईज हमारे वो वापस आएंगे और वो पैसा विदेशों से वापस आके भारत पे लगाया जाएगा उसको। ओके, तो तो भारत हमारे लिए तो अच्छा हो गया। हमारे लिए बिल्कुल अच्छा है, हमारे लिए 2026 अच्छा रहेगा। और ये बात अलग है कि हम बहुत बड़ा विरोधाभास भी झेलेंगे अगले वर्ष, परेशानियां भी झेलेंगे, लेकिन हम कामयाब होंगे इन चीज़ों में। क्योंकि होता ना, जब आपने ठान ही लिया है कि भाई आपको युद्ध में उतर जाना है, आपका मंगल बोल रहा है कि भाई आपको जो भी करना है, जो करना चाहते हो आप, जो भी हमारे साथ कर लीजिए, अब हम रुकेंगे नहीं, तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता आपको। यही तो है मंगल का प्रभाव। ठीक बात। वो कहते हैं ना, ठान लिया है आपने, वो बांध लिया है पटका आपने कि भाई आप युद्ध में उतर चुके हैं। हाँ, इस पार या उस पार। यस। मैं थोड़ा मोदी जी को लेके भी आपसे सर समझना चाहती हूँ, क्योंकि हमने देखा है आप भी पॉडकास्ट, क्योंकि आर्मी रिलेटेड जितने हमारे ऑफिशियल है उनका करते रहे हैं, मैंने भी अभी किया है। रिसेंटली शुरू किया है हम लोगों ने। हाँ, जी हाँ, बड़ा शानदार रिस्पांस भी है, मैंने तो देखा है, आई होप मेरे व्यूवर्स ने भी जरूर जी। देखा होगा। मैं ये समझना चाहती हूँ कि जब भी ऐसी कोई परिस्थिति हुई है तो भारत में बहुत से जयचंद इकट्ठा हो जाते हैं और वो सरकार से ही सवाल उल्टा पूछना शुरू कर देते जी हैं। हाँ। तो क्या अगर ऐसी परिस्थिति बनेगी, हमने ऑपरेशन सिंदूर के टाइम भी देखा, जब सरकार वेट कर रही थी कि सही समय आए, तब पूछ रहे थे कि जी आप हमला क्यों नहीं कर रहे, हमला क्यों नहीं कर रहे। जब कर दिया तो कहना शुरू कर दिया कि युद्ध किसी समस्या का हल नहीं होता है। अब मैं ये समझना चाहती हूँ, दोबारा ये स्थिति बन रही है तो क्या मोदी जी के लिए वो परेशानी खड़ी हो जाएगी? क्या युद्ध का निर्णय अगर सरकार की तरफ से लिया गया तो मोदी जी को क्या विरोध का सामना करना पड़ेगा? किसी तरह की टेंशन देश के अंदर बढ़ जाएगी? मोदी जी की कुंडली, ये मैं पहले भी कह चुका हूँ, जितने भी लोग इस तरह की प्रतिक्रियाएं करते हैं, कौन लोग, जो जयचंद, जो गद्दार हमारे देश में छुपे हुए हैं, बिलों में भी हैं, कुछ बाहर भी हैं, कईयों का पक्का इलाज किया भी जा चुका है, लेकिन हम खुल के नहीं बोल सकते। इलाज आज भी हो रहा है और डेफिनेटली इनका पक्का इलाज हो भी जाना चाहिए, क्योंकि अब मंगल में अभी राहु का अंतर आने वाला है 6 फरवरी 2026 को। अब इसके बाद आप इलाज नहीं करेंगे तो कब करेंगे आप इन लोगों का इलाज? ये इलाज के लायक ही हैं ये लोग। और मैंने पहले भी कहा था कि शालिनी, अब ऐसे लोगों को शिन में शॉट किया जाएगा नीचे। यूपी में देख लीजिए, ऑपरेशन लंगड़ा स्टार्ट हो चुका है और इनमें से कई लोग ऐसे भी हैं जो साजिशें रच भी रहे हैं हमारे देश के अगेंस्ट। सबसे बड़ी बात, मोदी जी की कुंडली में चंद्र मंगल का लगन में, षष्ठेश मंगल का लगन में, चंद्रमा लगन में, शत्रुहंता योग बना है। ऐसे व्यक्तियों की कुंडलियों के बारे में जो मैंने अभी तक अध्ययन किया है, अगर हम मंडेन की भी बात करें, वैदिक ज्योतिष को अलग रख के,
हम्म, आप जितना विरोध करेंगे ना इन लोगों का, उतने ही बड़े होते चले जाएंगे लोग, इनकी ऐसी इतनी ही बड़ी प्रतिष्ठा इनकी बढ़ती चली जाएगी। आज ग्लोबल लीडर बनाया है मोदी जी को, हम्म, तो बाहर वालों ने नहीं बनाया। ये जो हमारे देश में जो गद्दार छुपे हुए हैं, जो नॉनसेंस कहते रहते हैं मोदी जी के अगेंस्ट, इन्होंने ही तो मोदी जी को बड़ा बनाया है। जो अक्सर कह भी रहे थे 2019 का जो इलेक्शन था कि चौकीदार चोर है, हम्म। तो चोर करते करते आपने देखा कि 2019 में आपकी सीट्स और ज़्यादा बढ़ा दी थी इन लोगों ने। ठीक बात, जितनी बार भी पर्सनल अटैक हुआ है मोदी जी के ऊपर, उनकी शख्सियत और बड़ी हुई है। बिल्कुल, तो अगर ये लोग भी अगर अपने ज्योतिषियों से विश्लेषण करवा रहे हैं, तो इनके लिए इनको समझ लेना चाहिए कि भाई जितना आप विरोध करेंगे वो और ज़्यादा पावर में आते चले जाएंगे, लेकिन ये फिर भी करेंगे ये। और देखिए, ये मानसिकता भी दर्शाता है इन लोगों की, तो मोदी जी को डाउन करना बहुत डिफिकल्ट है। और हम्म। क्योंकि आगे उन्होंने एक अपना उत्तराधिकारी एक और खड़ा कर दिया है अपनी तरह, अपने से ज़्यादा पावरफुल। अब एक चाय वाला है, गाय वाला भी तो है। हाँ। अब गाय वाले को भी तो सत्ता संभालनी है। अच्छा हाँ। देखिए, अब गाय आप वाला देख रहे हैं इस ओर ज्योतिष क्या इशारा कर रहा है? 2019 में मैंने वीडियो दिया था हमारे एस्ट्रो कपूर चैनल में। मैं पहला व्यक्ति हूँ पूरी दुनिया में, पहला एस्ट्रोलॉजर जिसने ये प्रेडिक्शन दी थी 2019 में कि अगले उत्तराधिकारी मोदी जी के योगी जी ही होंगे। और मेरे उस वीडियो में ना बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आई थी। हम्म, कई लोग मैसेज कर रहे थे कि भाई आप ज्योतिष का ज्ञान रखते हो, आपको यही नहीं पता कि जब भी कोई प्रधानमंत्री बनता है भारत में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, हम्म। तो उसका आरएसएस के साथ कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। योगी तो जी का है तो नहीं, योगी जी का नहीं है, ही इज़ नॉट फ्रॉम आरएसएस कैडर। लेकिन हाँ, उसके प्लीज। बावजूद शालिनी जी, मैंने इतने सारे कुंडलियों के विश्लेषण किए थे और ये तो मैं भी जानता हूँ। हम्म, यही तो मैं लोगों को कहता हूँ कि भाई मैं कोई धोती कुर्ते वाला टीके वाला एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ जिसने कोई रुद्राक्ष की माला पहन रखी है। रोज न्यूज़ देखनी पड़ती है, अपग्रेड करना पड़ता है आपको। और आप मीडिया की न्यूज़ नहीं पढ़ते हो, आपको न्यूज़पेपर में न्यूज़ पढ़नी असल वाली पड़ती है। न्यूज़, हाँ। असल वाली जो पेपर में सुबह मिलती है आपको, हाँ। उसमें भी कई सारी चीज़ें हटानी पड़ती है आपको। हम्म, तो सारे मैंने रिसर्च पहले की हुई थी और मैं खुद कन्फ्यूज़न में था 2018 से ही। क्योंकि जब मैं इतने इतने सारे विश्लेषण किए कुंडलियों के, तो मैं सोच रहा था कि योगी जी का ही नंबर क्यों आ रहा है, जब मैं इतनी कुंडलियाँ देख रहा हूँ, इतने अच्छे-अच्छे जो उनके कैबिनेट मिनिस्टर हैं, वो क्यों नहीं बन पा रहे हैं? नहीं, पर मेरा सवाल इसमें ये है कि संभवतः कोई कुंडली ऐसी है जो देखना आपसे रह गया है, जिसकी स्टडी आपसे रहना देखना रह गया है, और फिर वो उभरता सितारा बने और चांद बन जाए और प्रधानमंत्री बन जाए। संभवतः वो कुंडली आपकी नजरों में ना आई हो। अभी तक बीजेपी ने ऐसे ही किया है, चाहे आप एमपी में एक नया चीफ मिनिस्टर की बात करें, दिल्ली में, दिल्ली में, हरियाणा में, उत्तराखंड में, हर उत्तराखंड जगह। हाँ। झटका। तो ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में अभी आए थे 2 वर्ष पहले कि हाँ। भाई ऐसा तो नहीं कोई झटका मिलने वाला है मुझे भी। हम्म, बट नहीं शालिनी, आई हैव स्टडीड वेल। क्योंकि कुछ एक प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस होते हैं जो आइट्रेशंस में होते हैं हर 3-3 4 साल के बाद। तो 1978 से मैं 1975 से मैंने विश्लेषण किए हैं सारे के सारे। जब आपको याद होगा जनता दल थी, हम्म, बने, सत्ता में आए, पहली बार इंदिरा गांधी को इन्होंने हराया हम्म। और बाद में फिर खुद ही टूट गए। फिर भी एक बीजेपी बन गई, एक जनता दल बन गई। हाँ। एक तो इकट्ठे कभी रह ही नहीं पाए ये लोग। तो वहाँ से जितने भी मैंने प्रधानमंत्रियों के कॉम्बिनेशन देखे, तो एक मैंने फॉर्मूला बनाया हुआ है अपने पास। बहुत टेक्निकल होगा, व्यूअर्स को बताना कन्फ्यूज़न हो जाएगा। हम मुद्दे पे आ जाते हैं। हम्म, तो जो मैंने वो फॉर्मूला में जो मैंने डिकोड की हैं चीज़ें, हम्म। योगी जी पक्का हैं अगली बार प्रधानमंत्री, यही बनेंगे अगले अगले प्रधानमंत्री भारत के। मतलब मोदी जी जब भी कुर्सी छोड़ेंगे, मैंने मान लिया 29 में नहीं छोड़ रहे हैं, 29 में छोड़ रहे हैं, नहीं छोड़ रहे हैं। देखिए, वो उनका तो ये कहना था कि 2026 में वो छोड़ ही देंगे, क्योंकि उन्होंने रूल बनाया था कि 75 वर्ष के बाद कोई सत्ता में नहीं रहेगा हाँ। एक पावरफुल पोजीशन पे। तो अभी तो लग रहा है कि मोदी जी अभी लंबा चलेंगे और एक्चुअली ज़रूरत है भी अभी उनकी। क्योंकि अगर हम योगी जी के बारे में बात करें तो योगी जी अभी, उनको अभी थोड़ा सा और समय चाहिए परिपक्व होने के लिए, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने के लिए। आई नो अंडरस्टैंड कि उन्होंने बेहतरीन काम किए हैं यूपी में, ज़बरदस्त काम किए हैं। बट एक्चुअली क्या हुआ ना शालिनी, अभी प्रधानमंत्री योगी जी ने प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बेंचमार्क सेट कर दिया है कि प्रधानमंत्री कैसा होना चाहिए। ठीक बात। एक चलती फिरती यूनिवर्सिटी बन गए हैं। जो आज भी इतिहास के स्टूडेंट्स हैं या जो पॉलिटिकल साइंस के, आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, मैं तो उनको ये कहना चाहूँगा कि भाई अगर आपको पॉलिटिकल साइंस पढ़नी है, रिसर्च करनी है, कुछ आपको किसी डॉक्टरेट करनी है, आप मोदी जी को पकड़ लो शुरू से कि जब वो प्रधान भी नहीं थे
और सीधे वो सीएम बन जाते हैं, चलती फिरती एक यूनिवर्सिटी बन चुके हैं। ठीक बात। और वो बेंचमार्क मुझे लगता है न सिर्फ योगी आदित्यनाथ के लिए, आने वाले कई दशकों तक अगर सरकार बदल भी जाए, बीजेपी एनडीए की जगह किसी और की भी आ जाए, तो वो वहां तक पहुंच पाना ही बड़ा मुश्किल टास्क रहने वाला है। देखिए ऐसा है ना शालिनी, मैं तो एस्ट्रोलॉजर हूँ, मेरे लिए तो चाहे वो कांग्रेस गवर्नमेंट बना ले, आम आदमी पार्टी वाले प्रधानमंत्री बना ले, कोई भी बना ले, मेरे लिए तो अभी ये बताना जरूरी है सबको कि एक बेंचमार्क मोदी जी ने सेट किया है कि भारत का प्रधानमंत्री ऐसा होना चाहिए। ठीक। और लोग चाहे वो कांग्रेस से बने, चाहे कोई महागठबंधन किसी का निकल के आए, अब लोगों की एक्सपेक्टेशन तो वो मोदी जैसी होंगी कि भाई नहीं, प्रधानमंत्री हमें ऐसा चाहिए। मैं तो एक उनकी मिनट रिक्वेस्ट कर लूं प्रशांत जी कि मेरे जो व्यूअर्स हैं, मोदी जी के प्रशंसक जो हैं, वो हाजिरी लगाएं सबसे पहले तो कमेंट सेक्शन में, और दूसरा जो अभी सर ने कहा कि योगी आदित्यनाथ अगले प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, तो क्या आप चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री बने अगले? तो वो भी कमेंट्स में आप करके बताइए। कोई दूसरी पसंद आपकी है वो भी बता दो। हाँ, देखिए अगेन मैंने सारी कुंडलियाँ एनालाइज की हैं मैंने, जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर थे उस समय के, और जो मुझे लगता था कि बाहर से भी शायद कोई एंटर कर जाए, तो योगी जी की जो अभी कुंडली में कॉम्बिनेशन बने हैं, शुक्र की महादशा, ये इनको प्रधानमंत्री बना के जाएगी। और अगर पुराना सिस्टम देखें तो योगी जी तो 12-15 साल पहले भी प्रधानमंत्री बनने के लायक थे। जो प्रधानमंत्री हमारे होते थे पहले, जो सिस्टम बना हुआ था कि कोई भी आ गया प्रधानमंत्री बन गया और पीछे मैडम चली हुई हैं, ठीक है, बस्तर आप लेके चले हैं कि जी हजूरी, पता ही नहीं आपको कि प्रधानमंत्री भी हैं आप। तो वैसे तो कोई भी बन सकता था पहले। हाँ। योगी जी क्या, राहुल गांधी, कोई भी बन सकता था। तो इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि योगी जी ने तो यूपी में जबरदस्त काम किए हैं, लेकिन अब वो प्रधानमंत्री मोदी जी का जो एक बेंचमार्क पकड़ने वाले हैं, उसके लिए अभी उनको और मेहनत करनी होगी, किसी को भी मेहनत करनी होगी। अब एक आदमी बेंचमार्क छोड़ के जा रहा है तो दूसरा आदमी फिर अपना नया बेंचमार्क बनाएगा। शालिनी, बहुत बड़ी उम्मीदें खड़ी कर दी मोदी जी ने आने वाले समय में कि भाई अगर प्रधानमंत्री भारत में बनेंगे तो वो ऐसे ही होने चाहिए, और अगर कभी ऐसा नहीं हुआ तो जनता रोडों पे उतरेगी कि नहीं भी रिप्लेस द प्रधानमंत्री, तो लाओगे किसको आप? दैट इज ऑल्सो द क्वेश्चन। क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति जिसमें इंटरपर्सनल मैनेजमेंट की स्किल्स भी हो, एक ग्लोबल लीडर भी हो, जनता के बीच में भी चला जाता हो, एंड डिक्टेटर भी हो, आई शुड से दैट, बिकॉज मोदी जी की कुंडली में, अब देखिए मैं सारी बातें अच्छी नहीं कहूँगा बिकॉज सूर्य बहुत स्ट्रांग है, एंड हम तो बैठे नहीं हैं उनके साथ कैबिनेट में, बट आई एम श्योर उनकी कुंडली में कॉम्बिनेशन दिखाई देते हैं। नहीं सुनते होंगे वो किसी की, अपनी चलाते होंगे। विपक्ष तो इस बात से आपकी सहमत होगा, डिक्टेटरशिप वाला जो शब्द आपका था ना, वो बहुत से लोग जुमला ये इस्तेमाल करते हैं। सूर्य बली है ना, तो वो नहीं किसी की चलने देगा। वो अपने आप सलाह तो ले लोगे सबकी, आप 10 लोगों को पूछ लोगे कैबिनेट वालों के कि भाई बताओ ये आपके क्या हिसाब से होना चाहिए, जब तक वो सोचने लगेंगे वो बोलेंगे कि अच्छा मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए, चलो ऐसे ही कर लेते हैं, चलो बात खत्म हुई। तो जब सूर्य बली होता है ना, तो वो डिप्लोमेटिक, चंद्र मंगल लगन में, सूर्य शनि का आपस में भेद, तो आदमी कहता है कि भाई मुझे डिसीजन दे ही देना है बस। क्योंकि कुर्सी बदलने की चर्चा यहाँ पर हो रही है, नाम कौन अगला आएगा। 2 नाम मेरे जहन में और है, मैं उसके बारे में आपसे अमित शाह जी की बात कर रहे हैं। नहीं, प्रधानमंत्री छोड़ दिया आप, तो मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच चुकी हूँ। हाँ। मुझे आप ये बताएं, हाल में बिहार में हुआ है चुनाव, नीतीश कुमार बन गए फिर से मुख्यमंत्री। हाँ। अब ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार 5 साल तो नहीं रहने वाले हैं। बीजेपी का पुराना इतिहास भी ये बताता रहा है कि वो जब चाहे खेला कर सकते हैं। तो क्या नीतीश कुमार की कुंडली कह रही है, और अगले 5 साल तक बिहार के मुख्यमंत्री क्या नीतीश कुमार रहने वाले हैं? इनफैक्ट अभी बिहार के जो भी रिजल्ट आए हैं, मैंने आज से 2 माह पहले ही वीडियो दिया था हमारे एस्ट्रो कपूर चैनल में। मैंने मेंशन किया था कि बिहार में एनडीए जीत के आएगी दोबारा, और ये प्रेडिक्शन मैं उसमें ऑलरेडी दे चुका हूँ कि नीतीश जी चीफ मिनिस्टर बनेंगे। लेकिन 2026 में ऐसे योग बने हैं कि इनकी कुंडली में कुछ कॉम्बिनेशन है। षष्ठेश सक्रिय होगा त्रिशांशा कुंडली में भी, नितिन जी की कुंडली में। हाँ। तो नीतीश जी की कुंडली में षष्ठेश एक्टिवेट होने वाला है, सक्रिय होगा त्रिशांशा में भी। त्रिशांशा कुंडली से हेल्थ के बारे में विचार किया जाता है। D6 D16 ऐसे कॉम्बिनेशन ज्योतिष के स्टूडेंट्स भी कमेंट करेंगे और कौन कौन सी कुंडलियाँ होती हैं। तो ये कुंडली बता रही है कि वो क्रॉनिक रोग बनाएगा उनको, और ये शिजोफ्रेनिया जैसे अल्जाइमर, मेमोरी लॉस होना, इस टाइप के रोगों को प्रभावित करता है। उसकी कुछ झलक तो दिखती भी है। ठीक है, तो 2026 में मिड के बाद प्रधानमंत्री, माफ कीजिएगा, चीफ मिनिस्टर बिहार का बदलता हुआ नजर आ रहा है, और वो भी
भारतीय जनता पार्टी से होगा, ऐसे योग दिखाई दे रहे हैं। मतलब चिराग पासवान नहीं होंगे? नहीं, चिराग पासवान नहीं होंगे। ओके, कौन है बीजेपी में ऐसा नाम? आपके जहन में कोई है लेकिन तो बताइए। चिराग पासवान आज से 5 वर्ष के बाद हम्म, उनका भविष्य बहुत अच्छा देखा जा रहा है एंड बहुत बड़े उभरते हुए सितारे बनने वाले हैं आपसे आफ्टर 5 इयर्स केंद्र में या राज्य में? राज्य में। और कहीं ना कहीं अगले चीफ मिनिस्टर की झलक, हाँ। एक होता है ना लंबा चीफ मिनिस्टर नीतीश जी की तरह, तो दिखाई देता है पासवान जी में। चिराग पासवान जी। बिहार के अगले मुख्यमंत्री दिखाई देते ऐसे हैं? दिखाई देता है। अरे आप देखते तेजस्वी यादव का क्या होगा फिर सर? वो तो वेटिंग वाले सीएम बन जाएंगे फिर तो। तेजस्वी यादव अगर अक्टूबर से पहले इलेक्शन हो गए होते थे बिहार में तो तेजस्वी यादव ले जाते थे इस बार सीट। तो कुंडली दिखा के तो नहीं तारीखें निकलवाई गई थी? देखिए ये तो पार्टी ने जाने। राजनेता करते हैं इस्तेमाल ज्योतिष का। देखिए मैं तो विश्लेषण दे रहा हूँ मेरे कि अक्टूबर हाँ। से पहले अगर इलेक्शन हो गए होते थे तो तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बन जाते थे, अब पूरी सीटें ले आते थे। नहीं, पर बीती ताही बिसार दे आगे की सुधले, आप तो कह रहे हैं कि अब आगे भी चिराग पासवान दिखाई दे रहे हैं। आगे चिराग पासवान जी का भविष्य आगे दिखाई दे रहा है बहुत अच्छा आफ्टर 5 इयर्स, जो कुंडली के मैंने विश्लेषण किए हैं। और एक मैंने प्रॉपर हमारे चैनल पे ना एकदम इंटरेक्टिव पैनल पे मैंने कुंडलियों का कंपैरिजन किया है, एक प्रॉपर केस स्टडी दिखाई है। तो कोई अच्छा। ज्योतिष के स्टूडेंट अगर सुन रहे होंगे तो वहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भी दी है उनकी, हाँ। प्रॉपर सारी कुंडलियों में षडाष्टक भिन्नाष्टक सर्वाष्टक सारे बल बला बल दिखा के पूरे कॉम्बिनेशन बता के मैंने बताया है कि अगले 5 साल के बाद चिराग पासवान जी बहुत बड़ा उभरता हुआ सितारा होंगे, बहुत लंबी इनिंग चलेगी उनकी। मेरे व्यूअर्स वो कौन है जो बिहार के मुख्यमंत्री पद की कुर्सी पर तेजस्वी यादव को देखना चाहते हैं, वो भी कमेंट्स करके बताओ। और वो कितने व्यूअर्स हैं जो चिराग पासवान के फैन है और चाहते हैं अगला मुख्यमंत्री चिराग पासवान बन जाए बिहार के, वो भी कमेंट्स करके बताइए। अब सर मैं सम्राट चौधरी की बिल्कुल बात नहीं करने वाली हूँ। आपने कहा बीजेपी से कोई अगला मुख्यमंत्री होगा, चौंकाने वाला काम हमेशा बीजेपी करती है। जी हाँ। तो ये मानते हुए कि बिहार में भी अगर ऐसा कुछ तख्ता पलट हुआ, नीतीश की जगह कोई और आए तो कोई नया ही नाम होगा। मैं सम्राट सरप्राइज, चौधरी। यस, कुछ और ही होगा कोई व्यक्ति। अच्छा, ऐसा भी होने वाला है? मैंने तो ऐसे ही बोल दिया कि सम्राट चौधरी छोड़ देते हैं, पर हाँ, कुछ कोई सरप्राइजिंग होगा। सरप्राइज होगा कुछ, क्योंकि हमेशा की तरह। बीजेपी अभी ना बहुत कुछ लर्न किया है बीजेपी ने। शुरू हाँ। में जब आए थे ये तो 3 वर्ष इन्हें समझ भी नहीं आया कि एडमिनिस्ट्रेशन चलाना कैसे है। यस, बीजेपी के जितने भी लीडर्स हैं बड़े, उनको एक्सेप्ट करनी भी चाहिए ये बात, क्योंकि कांग्रेस का एक अपना एक्सपीरियंस था एक एडमिनिस्ट्रेशन में। पर लेकिन जल्दी सीख लिया इन्होंने, लेकिन मैं तो कहूंगी। इन्होंने सीखा भी इतना बढ़िया, इतनी बढ़िया कूटनीति सीखी कि भाई आप सोचते रहो, आंकलन लगाते रहो, लेकिन हम हुक्म का पत्ता हमने अलग रखा हुआ है। हम अचानक ही उल्टा करेंगे, कोई ऐसा व्यक्ति नाम सामने आएगा जो किसी ने सोचा भी ना हो, एंड दैट्स रियली ग्रेट स्ट्रेटजी। मुझे क्योंकि सर बिहार पे भी डिस्कशन, बंगाल पे आपसे चर्चा करनी है, लेकिन उसके पहले एक दूसरा राज्य जिसकी मुख्यमंत्री को लेकर मैं ये समझना चाहती हूँ कि वो 5 साल रहने वाली हैं या नहीं। पहले उनका जिक्र कर लूं। नीतीश कुमार के बारे में तो मैंने पूछ लिया है। ममता बनर्जी की दिल्ली बात की कर रही हैं? मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, जी हाँ। चौंकाने वाला नाम वो भी था बीजेपी का। जी हाँ। आपने देखी होगी रेखा गुप्ता की कुंडली, क्योंकि हमने पहले से कुछ भी प्लान नहीं किया है, मैं आपको बता दूं। अगर आपको विश्वास है तो मैं अचानक से सारे सवाल पूछ रही हूँ। रेखा गुप्ता की कुंडली क्या ये कह रही है कि वो 5 साल दिल्ली की मुख्यमंत्री रहेंगी? रेखा गुप्ता जी की मैंने कुंडली तो नहीं देखी है, लेकिन जो दिल्ली के योग बने हुए हैं, जो विश्लेषण दिखाई दे रहे हैं, ये दिखाई दे रहा है कि अगले 3 वर्ष तक जो सीएम है उसकी कुर्सी स्टेबल रहेगी। ओके। जी हाँ, बाकी अटकलें बहुत सारी बनी हुई हैं कि सीएम बदला जाएगा, लेकिन एक कुंडली भी होती है एक राज्य की, तो मैं इसमें स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है। अगले 3 साल में सर हम अभी बहुत से पॉडकास्ट करने वाले हाँ, हैं। बल्कि मैं फिर पूछूंगी 3 आपसे। महीने के बाद आपने आज क्वेश्चन भी दे दिया है मुझे, तो अभी मुझे कुंडली बल्कि आज रात को ही मुझे हाँ। निकाल के इंफॉर्मेशन लेके मुझे अभी रिसर्च करना भी बाकी होगी, क्योंकि अचानक ही आपने काउंटर अटैक कर दिया रेखा, ये तो जहन में नहीं था कि उनकी कुंडली पे आ जाएंगे आप। ठीक है, तो रेखा गुप्ता के भविष्य के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन जैसा मैंने कहा मुझे बंगाल के बारे में पूछना है। ममता दीदी, एक छत्र राज, बहुत अच्छा प्रदर्शन पिछली बार बीजेपी का, लेकिन सत्ता से कोसों दूर मैं कहूंगी। इस बार क्या रहने वाला है इलेक्शन में? ममता दीदी क्या एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगी? शालिनी, कॉम्बिनेशन जो दिखाई दे रहे हैं अभी, वेस्ट बंगाल की बात हो रही है, मैं बांग्लादेश कहूँगा, कुछ वहाँ पर कन्फ्लिक्ट दिखाई दे रही है। और मुझे तो ये दिखाई दे रहा है कि इलेक्शंस डिले होने वाले हैं वेस्ट बंगाल के। अच्छा। क्योंकि जो वेस्ट बंगाल की भी मैं कुंडली देख रहा हूँ तो कुछ बड़ा होने वाला है वहाँ पे, कुछ बड़े विस्फोट, कोई भयानक स्थिति,
एंड मारकाट की घटनाएं, बांग्लादेश के द्वारा छापामार युद्ध, क्योंकि हमारा जो चिकन नेक बना हुआ है ऊपर, वहाँ से आप सोचिए ना, सबसे लंबी सीमा आज एशिया में कोई शेयर करता है तो भारत बांग्लादेश के साथ ही शेयर करता है। तो हमारी सेनाओं का वहाँ पे लगातार जमावड़ा भी रहेगा अभी। और कई लोग ये सोचेंगे कि कहीं बांग्लादेश भारत के ऊपर अटैक तो नहीं करने वाला, लेकिन भारत अटैक करेगा बांग्लादेश के ऊपर अभी, ये पक्की बात है ये। और भारत की एक स्ट्रैटेजी भी रहेगी कि बांग्लादेश को 3 हिस्सों में बांट दिया जाए। अच्छा जी, और देखिए कुछ एक ऐसे एरिया ऐसा भी है, मैं वो ग्राफिकली मैं समझा नहीं पा रहा हूँ, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं बांग्लादेश के, जैसे शिलोंग के आगे जो सिलेट डिस्ट्रिक्ट चला गया, कुछ ऐसे एरियाज हैं वहाँ पर भारत उन एरिया में कब्जा करेगा। भारत, किसी ने सोचा था कि भारत किसी देश के ऊपर कुछ क्षेत्रों के ऊपर कब्जा करेगा? नेवर। तो आप देख लीजिए, ये प्रेडिक्शन दे दी गई है आपको। कभी सोचा था कि रशिया सोवियत संघ जब होता था 1992 में, जब टूटा था, विघटन हो गया था, इतने सारे देश बने थे, तो क्या बाद में जो रूस बना था रशिया से, माफ़ कीजिएगा, जो सोवियत संघ से जब रशिया बना था, रूस बना था, तो कभी किसी ने सोचा था कि रूस क्रीमिया को कैप्चर कर लेगा, अंदर ले लेगा? तो जब आपने ये सोचा नहीं था क्रीमिया को कैप्चर कर लेगा, कर लिया ना, क्रीमिया आज रशिया के अंडर है ना, तो बांग्लादेश के भी कुछ हिस्सों पे कब्जा करेगा भारत, क्योंकि कुछ ऐसे एरियाज हैं जो आज हमें ले लेने चाहिए, ताकि जो हमारा जो वेस्ट बंगाल की जो एक जो खाड़ी है, जो समुद्र का क्षेत्र है, तो हमारे पास वो कैप्चर होना चाहिए, ताकि कभी हमें डायरेक्ट अटैक करना हो पाकिस्तान के ऊपर या किन्हीं एरियाज़ के ऊपर, अपना एक दबदबा बनाना हो, तो हमारे लिए वो क्षेत्र बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं याद रखूंगी आपकी इस भविष्यवाणी को, इसलिए भी क्योंकि रशिया क्रीमिया पर कब्जा करेगा या नहीं करेगा ये कोई सोचे भले भी ना, लेकिन रशिया का स्वभाव जी हाँ, ऐसा है कि हम मान सकते हैं ये वो कर सकता है। भारत का स्वभाव ही कभी ऐसा नहीं रहा है कि हम दूसरे की धरती पर कब्जा करें, खुद अटैक करें, या 3 टुकड़ों में हम बांग्लादेश को बांट दें। वो जो पहले हुआ एक बार, वो उसकी बात अलग है, पाकिस्तान को हमने बांट दिया, लेकिन अब आगे भारत ऐसा करेगा। ये जो हमारा सौम्य कोमल व्यवहार रहा है हमेशा से, आई एम श्योर मेरे व्यूवर्स इत्तेफाक रखेंगे इस बात से, तो वो थोड़ा सा मेरे लिए चौंकाने वाला है। आपके लिए है कि नहीं मैं नहीं जानती, तो मैं याद रखूंगी प्रशांत जी आपकी इस भविष्यवाणी को। कभी हमारा भी था, स्ट्रेंज है मेरे लिए। देखिए कभी सौम्य प्रभाव हमारा भी था, लेकिन जब से मंगल की महादशा शुरू हुई है, मेरा भी आपका भी, कहीं ना वो प्रभाव पूरे देश में दिखाई देता है, कहीं ना कहीं हम भी बदल गए हैं। मैं तो सर गुस्से ही वाली हूँ। ठीक है, आज हमें भी लगता है कि नहीं, हमें कुछ एरियाज तो हमें चाहिए अंदर, पीओके भी चाहिए, बांग्लादेश को 3 हिस्सों में भी बंटवाना है। और अगर कोई बांग्लादेश के आका ही कहता हूँ मैं इन लोगों को, अगर सुन भी रहे हैं, तो मैं उन्हें मैसेज दे देना चाहूँगा कि भाई 1971 में हम ही लोगों ने पाकिस्तान से, आपका जो ईस्ट पाकिस्तान था उसे अलग करके हमने बांग्लादेश बनाया था। वो भी तब बनाया था जब हमारे पास सिर्फ MiG-21 होते थे, सेनाएं भी प्रॉपर नहीं थी। और वो भी मानक शाह जी जो हमारे जनरल थे, ही वाज सो इंटेलिजेंट, उन्होंने तो डेट डिक्लेयर कर दी थी कि इस डेट को करेंगे हम। और सोचिए जब हमने तब कर दिया था, भाई जब हमने आपको एक देश बना के दे दिया, हाथों में रख दिया, आज गद्दारियाँ कर रहे हैं आप हमारे साथ। आज हमारे देश में आप जिस तरह की घटनाएं करवा रहे हैं, ब्लास्ट करवा रहे हैं दिल्ली में, जिसमें आपका हाथ भी कहीं ना कहीं पकड़ा जा रहा है। तो शालिनी, जब हम बांग्लादेश हथेली पे दे सकते हैं भारतीय सेना, तो क्या हम बांग्लादेश के 3-4 टुकड़े नहीं कर सकते? अब बहुत आसानी से, आराम से। आप लोग कहेंगे बीच में, देखिएगा अभी कमेंट क्या आएंगे, नहीं वो ट्रम्प बैठे हैं यूएस से नाटो, ऐसी की तैसी नाटो की। पिछली बार यूएसए क्या कर पाया कुछ था? नहीं जब हमने पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग किया था, तब अमेरिका ने क्या कर लिया? बिल्कुल। तो दोबारा हो सकता है। आप क्या ये चाहते हैं? मुझे कमेंट करके आप जरूर बताइए। मैं तो ये चाहती हूँ सर, वो उनको दिखाना जरूरी है कि हम क्या हैं और वो क्या है, ताकि दोबारा वो ये हिमाकत ना कर सके। लेकिन अब मैं और मुद्दे पे आती हूँ। मेरे व्यूवर्स वेट कर रहे होंगे। मैंने इंट्रोडक्शन में ही ये कहा है कि आप शेयर मार्केट के, इकोनॉमी के बड़े जानकार हैं। इसके पहले भी जितनी भविष्यवाणियां आपकी इकोनॉमी रिलेटेड रही हैं वो सब सही रही हैं। कमेंट करके मेरे व्यूवर्स भी इस बात पर हामी भरेंगे। चिंतामणि एसकेटी पर आप चेक भी कर सकते हैं। तो सर, अब देश की इकोनॉमी किधर जा रही है? अच्छा रहेगा, वो मुझे इंडिकेशन मिल गया है। शेयर मार्केट किधर जा रहा है, गोल्ड एंड सिल्वर किधर जा रहा है, किधर निवेश करें, कहाँ से बचें, वो सब बताइए।
पहले जो हमारे देश के लोग हैं जिन्होंने यूएसए में इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं उनके लिए एक मैसेज है कि बी केयरफुल विद योर इन्वेस्टमेंट, क्योंकि यूएसए में मार्केट अभी नेस्डैक S&P 500 क्रैश होने वाला है, धमाका होगा, इन्वेस्टमेंट सारे खत्म हो जाएंगे, सो बी केयरफुल। एक मिनट, नैस्डैक S&P जी, S&P क्रैश होने वाला है, बिल्कुल नीचे गिरेंगे, करेक्शंस धमाका होंगे, होने वाला है। बिल्कुल। बिकॉज शालिनी इसका प्रूफ भी है। आई एम श्योर हमारे जो चैनल में, एस्ट्रो कपूर चैनल में जो व्यूअर्स हैं वो भी आपका भी चैनल देखते हैं, और हर माह मैं हमारे चैनल में एस्ट्रो कपूर में वीडियोस देता हूं स्टॉक मार्केट पे। उसमें हमने मेंबरशिप भी क्रिएट की हुई है, क्योंकि मैं नहीं चाहता सब लोग ऐसे वीडियोस देखें, क्योंकि कई लोग वैसे भी आ जाते हैं कि पड़ोस में किसी ने ऑडी ली तो भाई मुझे भी लेनी है, मैं भी शेयर्स खरीदूंगा, ऐसे लोग भी आ जाते थे और पता है नहीं उन्हें, बस देखा रेखी कुछ भी खरीद लिया। ठीक बात। तो उनको एक लिमिटेड रखा है उन्हीं लोगों के लिए जो इनको समझ भी है क्या करना है। और आई एम श्योर वही लोग अभी कमेंट करेंगे, जब मैंने बताया भी था कि नवंबर में यूएस की मार्केट नीचे गिरेगी 3 से 5%। अभी इस महीने करेक्शन भी हुए थे, तो उसी का आधार मैं बना रहा हूँ। अभी मैंने काम भी किया था, 2 नवंबर को एक वीडियो देना था मुझे, तो दे नहीं पाया, और बहुत सारे मेरे व्यूअर्स मांग भी रहे थे कि सर आपने देना था, दिया क्यों नहीं। समय भी नहीं मिलता, देखिए आज आपने भी बुला लिया, आपको तो समय थैंक देना गॉड था। मेरे लिए समय मिल गया। आज आपके साथ तो मिलना ही था। हाँ। तो सोचिए मैं अपने चैनल में वो वीडियो नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि बहुत ही रिसर्च वीडियो है, मुझे कम से कम वो 45 मिनट में टेक्निकली समझाना भी है लोगों को, क्योंकि नक्षत्र को समझाना है, तो फाइनेंस को मैं कैसे अटैच कर रहा हूँ, कितनी सिचुएशन बनी थी, गागर में सागर भरना है आपको। एग्जैक्टली। और देखिए वो ऐसे नहीं कर सकते ना हम कि भाई एस्ट्रोलॉजर आया कुछ भी बोल के चला गया। आपको इकोनॉमिक तरीके से समझाना भी तो है, गणित भी तो समझाना है आपको, क्योंकि हमारी लॉबी ना एस्ट्रोलॉजर्स की बड़ी बदनाम है कि एस्ट्रोलॉजर कुछ भी बोल के चले जाते हैं। थोड़ा उसमें उनका भी हाथ है, एस्ट्रोलॉजर्स नहीं का। है, और आज भी व्यूअर्स को ये नहीं समझ आता है कि आज भी जब मंडेन एस्ट्रोलॉजी से जब स्टॉक मार्केट की प्रेडिक्शन की जाती है तो शालिनी हमारा मैथमेटिक्स बहुत स्ट्रांग है। हमारे हमारे पास मैथमेटिक्स ही तो है करने के लिए, और हम तो सेकंड्स के आगे, हम नैनो सेकंड्स में भी तो काम करते हैं। ठीक बात। आपको मैंने कभी डायरी भी दिखाई थी, आप सोच भी रहे थे कि ये क्या इतना गणित क्या किया हुआ है। हाँ। जैसे कोई पीएचडी वाले लोग, इतना गणित होता है हमारे यहाँ पे। मैंने आपके कंप्यूटर में भी देख रखी है, आपका वो जितना रिसर्च डेटा है आपने वो भी दिखाया हुआ है और मुझे। गलतियां भी होती हैं हमसे, क्योंकि वैलिडेट करने वाला कोई है नहीं ना हमें, तो मैं ये कहूँगा कि मेरे से भी कुछ 2-4% गलतियां हो जाती हैं गणित में। अभी आप खुद ही टोटल करोगे, खुद ही रीवैलिडेट करोगे खुद को, तो वैलिडेट करने वाला कोई है ही नहीं। वो कहते हैं ना, वेरिफिकेशन कोई और करे, वैलिडेशन कोई और करे, तभी तो बात होती है। और मेहनत करने वाले लोग हैं नहीं आज हमारी साइंस में, और कोई इतनी मेहनत करना नहीं चाहता है। अब बात आ जाती है हमारे स्टॉक मार्केट पे, तो हमारी स्टॉक मार्केट मार्च 2000, डेट बता देता हूँ, 19 मार्च 2026, योग ये बने हैं कि निफ्टी 28,200 तक टच करता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। एंड उसके बाद की प्रेडिक्शन, थोड़ा सा समय दीजिए, हम दोबारा बैठ लेंगे जरूर। क्योंकि अगले वर्ष राजा हमारे देवगुरु बृहस्पति होंगे, मंगल हमारे कमांडर होंगे, उनकी तो कमांड मैंने बता दी है कि हम अभी छोड़ेंगे नहीं किसी को। भाई आप आंख दिखाएंगे, अब हम आंखें फोड़ के हम पता नहीं क्या क्या ले जाएंगे, हम बॉडी ले जाएंगे उठा के। अब इसको कैसे भी डेफिनेशन में ले जाएं, हम देशों के देश गायब कर देंगे। अभी हम, अब भारत ऐसा बनने वाला है। अभी मोदी जी ने कभी कहा था ना ऐसे 2-2.5 वर्ष पहले बॉर्डर पे कि हमारी विस्तारवाद की नीति नहीं है। ठीक अब बात। हम मोदी जी को पूछेंगे कि भाई ये जो आप सिलीगुड़ी में जो आज आगे आप कब्जा करने वाले हैं बांग्लादेश के कुछ क्षेत्रों पे, तो ये कहाँ गई? करनी पड़ेगी हमें। हमें वो भारत जो पुराना वाला था, हम अपने पीओके ही वापस नहीं ले पा रहे हैं, जो अब हम लेके भी रहेंगे। 2026 में योग बन रहे हैं। अच्छा। पाकिस्तान के भी तो टुकड़े करवाने हैं ना शालिनी, आप भी तो चाहते हैं ना कि 5-6 भागों में बट जाए। यस। जो इन्होंने गंद मचाया हुआ है, जो कभी भी हमारे देश में छापामारी युद्ध करते हैं, दिल्ली में ब्लास्ट करवाया, 13 लोग मारे गए, भी हमारे लिए तो हर जान कीमती है। ठीक बात। नहीं, लेकिन पीओके लेने का भी बन रहा है संयोग। अमित शाह जी ने संसद में खड़े होकर के बोला था जान लगा देंगे। जी हाँ, बिल्कुल बन रहा है वो संयोग। ये योग जो बन रहे हैं ये 2024 जनवरी से ही बनने शुरू हो चुके हैं, मतलब 26 दिसंबर 2023 से योग बनने शुरू हो गए हैं ये। तो उनका, क्योंकि पाकिस्तान की कुंडली में षष्ठेश 4th हाउस में चला गया है, द सेम कॉम्बिनेशन जो 71 में बना था। तभी भी तो हमने 2 पीस करवा दिए थे ना इसके। तो अभी कितने पीस करने हैं? अभी 5 वहाँ और 3 वहाँ, 8।
8 टुकड़े तो करवाने हैं और बाकी देखेंगे, छोटे छोटे प्रोविंस बनवाएंगे। संभालने भी तो हम ही ने, हमारी तो तरीके से तो चलेंगे बाद में ये लोग। मैं एक चीज़ और आपसे समझना चाहती थी ये सर, कि आपने कहा कि नैस्डैक और एसएनपी दोनों क्रैश होंगे। अभी तक का इतिहास तो यही कहता है कि अमेरिका अगर क्रैश हुआ है, हम करेक्शन की या इसकी बात नहीं कर रहे हैं, तो उसका असर इंडिया पे ज़रूर पड़ा है। एक समय वो भी था सर, क्योंकि शेयर मार्केट को मैं भी बहुत कीनली फॉलो करती हूँ। एक समय वो भी था कि रात में नैस्डैक, डाउ जोन्स और एसएनपी जो बंद होता था, सुबह वही एशिया खुलता था और फिर वही भारत खुलता था। एग्जैक्टली तो क्या ये दौर भी क्या अब बदल जाएगा? एसएनपी और नैस्डैक क्रैश होगा, इंडिया नहीं होगा? अब हम व्यूअर्स से कमेंट करवाएंगे। व्यूअर्स से मैं कहूँगा कि पिछले 2.5 महीनों से क्या हो रहा है। जब टैरिफ लगा था पीछे हमारे ऊपर 50%, तो क्या हुआ था? तो क्या उस दिन मार्केट ऊपर गई थी या नीचे गई थी? उस दिन 2 बजे तक मार्केट नीचे गिरी थी एंड 2 बजे के बाद मार्केट पॉजिटिव में चली गई थी। 3:30 बजे तक क्लोजर पॉजिटिव में हुआ था। शालिनी, कैन यू इमेजिन? ये है नया भारत। अब नहीं भारत सुन रहा है किसी की। भारत कह रहे भाई लगा लो आप टैरिफ, आपका नेस्डैक गिरेगा, अब हमारा निफ्टी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज नहीं गिरेगा। वी आर डिफरेंट। अब जब हमारे जो लोग विदेशों से पैसा ही निकाल लेंगे, अपनी मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, तो कहाँ गिरेंगे हम लोग? हम तो बढ़ते चले जाएंगे। और वैसे भी एनआरआईज ने अगले वर्ष भारत वापस आना है। भर भर के प्लेन्स अभी आएंगे, कॉमर्शियल भर भर के, टिकट तक नहीं मिलेंगे लोगों को जब परेशानियां वहाँ पे बढ़ेंगी। और कुछ हमारे यहाँ से विदेशों में स्पेशल फ्लाइट्स भी लगाई जाएंगी कि भाई आ जाओ वापस ला आप लोग। तो आप सोचिए होने क्या वाला है। तो डेफिनेटली हमारी मार्केट तो फिर भी ऊपर जाएगी, बाकी मार्केटें नीचे गिरेंगी। मैं भारत के लिहाज से ये भी समझना चाहती हूँ कि कुछ बुरा तो नहीं होने वाला है। 2025 में बहुत सी कड़वी यादें हमें मिली, क्योंकि अभी तक हमने सब अच्छा अच्छा ही बात किया है। कुछ प्लेन क्रैश जैसे, या कुछ दूसरे आतंकवादी घटना जैसे, या किसी भी तरह की कोई नेगेटिव न्यूज़ क्या भारत के लिए 2026 में है? शालिनी, बहुत गहरा क्वेश्चन पूछा है। अगर हम आज अच्छी अच्छी बातें कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान को 5 टुकड़ों में बंटवा देंगे, बांग्लादेश को भी 3 भागों में बांट देंगे, बांग्लादेश का कुछ एरिया भी कैप्चर करेंगे ताकि बंगाल की खाड़ी खुले तरीके से हमें मिले, ताकि युद्ध में भी हमारी सेनाओं को दिक्कत ना हो, हमारे मरीन्स को। तो ये भी इसमें दिखाई दे रहा है कि जो मंगल की महादशा भारत की शुरू हुई है, जिस भाव में जिन नक्षत्रों में मंगल बैठा हुआ है, ये भी बता रहा है कि भारत के अपने ही लोग आपस में लड़ मरेंगे, आपस में युद्धों में, आंतरिक विद्रोह एंड गृह युद्ध, इनमें सम्मिलित होंगे, बड़े विस्फोट करेंगे आपस में। दो समुदाय इतने ज़्यादा आपस में क्लोज आ जाएंगे युद्धों में कि देश को ही ख़त्म कर देंगे। अब जैसे बरेली में जो घटनाएं घटी पीछे, तो इन्हें मैं ट्रेलर कहूँगा जो समय रहते पकड़ लिया गया। अब देखिए, ये भी प्रेडिक्शन थे कि जहां भारत एकदम अटैकिंग मोड पर रहेगा पूरी दुनिया के लिए, वहां पर भारत में आंतरिक विद्रोह भी होंगे। अब ये मंडेन की प्रेडिक्शन थे, तो उपाय भी तो इसी में छुपे हैं। जब आपको पता है कि मंगल अपने ही देश में गृह युद्ध करवाएगा, जैसे लेह लद्दाख जैसी घटनाएं करवा गया, पीछे लेह में कुछ लोग मारे गए, यूपी में इतना बड़ा बवाल हुआ, तो शालिनी ये रेमेडीज भी इसी में है कि हमारी एजेंसीज को और ज़्यादा एक्टिव होना पड़ेगा कि ऐसा कुछ भी ना हो हमारे देश के अंदर। दिस इज़ द रेमेडी। कई लोग पूछते हैं कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जब हम कुंडली देखते हैं, जब जातक या नेटिव कोई हमारे पास आता है, जब हम विश्लेषण देते हैं कि ऐसा कुछ अंदेशा बन रहा है कि कुछ बुरा होने वाला है, तो उसके उपाय साथ में रहते हैं। नहीं होता है कुछ बुरा, 1-2% ही बुरा प्रभाव रहता है, ठीक है। बाकी क्योंकि ग्रहों को अपना टच बेस तो देना होता है, लेकिन 98% सॉल्यूशंस होते हैं। लेकिन व्हाट अबाउट व्हेन वी प्रेडिक्ट समथिंग थ्रू मंडेन एस्ट्रोलॉजी अबाउट एनी कंट्री, तो उसमें सॉल्यूशन यही हैं जो प्रेडिक्शन हमने दी हैं। अभी भारत में एजेंसीज का काम है, सरकारों का काम है कि इन प्रेडिक्शंस को झुटलाना, कि मंगल में भारत में कोई भी विद्रोह होने नहीं देना है। और ये जो पनपे हुए हैं लोग, जो गद्दार हैं, इनको शिन पे सीधा शॉट कर देना चाहिए। लाइक यूपी नो ऑपरेशन लंगड़ा, हाँ। कि भाई अगर आप दिख भी गए, आपने हाथ खड़े भी कर दिए, तो भी शिन में एक हल्का सा तो चला ही देना चाहिए ना। क्योंकि जब एक शिन पे जब अटैक होता है, जब हड्डी टूटती है वहां से, चाहे आप फिर स्टील की रॉड डलवा दो या कितना भी रिहैब करवा दो, कितना भी फिजियोथेरेपी करवा दो, ठीक है। वो पेन जाता नहीं है पूरी जिंदगी।
ये अलग बात है कि बहुत से लोग इसको क्रिटिसाइज भी करते हैं। बहुत से लोग ये भी मुझे विपक्ष में और देश में कहते सुनाई देते हैं कि ये तो एक खास धर्म समुदाय के लिए है, पर बहरहाल कहने वाले कहते रहेंगे। क्यों, एक कौन सा मेरा समुदाय? अभी जब कोविड के समय की बात है, मैं नाम भूल गया, क्या नाम था उनका, जो हिंदू थे, जब योगी जी ने उनको पकड़वाया था, एमपी से लेके आए थे उनको, विकास दुबे। विकास दुबे। तो क्या वो किसी और समुदाय से था वो? ठीक बात। ठीक है, एक विकास दुबे पुलिस वालों को मार देता है शरेआम, दिन दहाड़े। ये बात अलग है कि एमपी से आते आते उसकी गाड़ी पलट पलट गई। जाती है। ठीक अब है, गाड़ी पलटना भी एक डर वाली, दहशत यस। वाली बात बाकी लोगों के बीच में अतीक अहमद वाले समय में, क्योंकि सर मैंने तो पूरा फॉलो किया था जब अतीक अहमद मारा गया, तो तब मैं वहां पर मौजूद भी थी। तो ये कहा जा रहा था कि उसकी गाड़ी भी पलट जाएगी, लेकिन स्टाइल एनीवेज हर बार अलग अलग रहा है। अब कोई मार कर्म गया के उसको। हिसाब से फल यस। सबको मिलता रहा है। एक मेरा सवाल है जो मैं जानना चाहती हूँ, सनातन के लिहाज से आने वाला समय कैसा होगा सर? ये इसलिए भी क्योंकि 2025 में हमने देखा कि कैसे एक बालक, अगर मैं कहूँ, उसने इतनी कठोर तपस्या की। देवव्रत जी के बारे में मैं बात कर रही हूँ। और कैसे दंड कर्म पारायण 50 दिन के भीतर जो उन्होंने पूरा किया है। मोदी जी ने ट्वीट किया, ये कहा कि काशी की भूमि से ये हुआ है, मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। मैं भी बड़ी प्रसन्न हूँ सर, क्योंकि मैं भी काशी से ही आती हूँ। तो सनातन के लिहाज से कैसा रहने वाला है 2026? ये जो चमत्कार 200 साल बाद 2025 में हमने होते देखा, ऐसे और चमत्कार आगे क्या होंगे? शालिनी, अब देवगुरु बृहस्पति अगले वर्ष राजा होंगे। अब जब राजा है वो तो अपनी चलाएगा। अब जब भी गुरु की बात आती है तो गुरु से डिनोट किया जाता है सनातन को, हिंदुइज्म। केतु से क्रिश्चियनिटी, सिखिज्म। शुक्र से इस्लाम, राहु से कट्टर इस्लाम। तो इस तरह से हम विश्लेषण करते हैं ग्रहों से भी रिलीजन एंड पंथों के बारे में। अब जब देवगुरु बृहस्पति आ ही रहे हैं तो आप अगले वर्ष देखिएगा, आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो वेजिटेरियन डाइट पे ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। इट्स नॉट ओनली सनातनी लोग, या जो हिंदुइज्म को फॉलो करते हैं, या जो हिंदू धर्म में विश्वास रखते हैं। हाँ। हमारे देश में कुछ ऐसे पंथों के लोग जो कट्टर भी हैं और नॉन कट्टर भी हैं, वो भी अपना धर्म परिवर्तन करेंगे। वो हिंदू समाज की तरफ बढ़ेंगे, सनातन की तरफ बढ़ेंगे, और उनकी कुंडलियों में कहीं ना कहीं गुरु केंद्र और त्रिकोणों में बैठे होंगे। जिन जिन लोगों की कुंडलियों में कहीं गुरु 9th हाउस में बैठे होंगे, 9th हाउस होता है धर्म का, तो ऐसे लोगों के अंदर ना एक स्पिरिचुअलिज्म, वो कहते हैं ना, धर्म की भावना अंदर से जागृत होगी। क्योंकि अब जब राजा गुरु हैं और भारत की कुंडली में वो आगे दिखाई भी दे रही है पॉजिटिविटी, तो लोग किसी पंथ से हिंदू धर्म की तरफ परिवर्तित होंगे, वेजिटेरियन डाइट पे जाएंगे। और जो हिंदू समाज के लोगों के लिए भी मैं कहना चाहूँगा, जो बड़ी बड़ी बातें कहते हैं कि सनातन का उदय कब होगा, आई नो कि कुछ बात चुभेगी मेरी लोगों को, चुभनी भी चाहिए। सनातन की बात करते हैं और घर में मुर्गे, मछलियाँ, अंडा, मांस, शराब। शालिनी, सनातन में कहाँ लिखा गया है कि आपको किसी जान को मार के खाना है? अगर जिन्होंने सनातन की पढ़ाई की है और जिन्होंने शास्त्र पढ़े हैं, उनको ये बताया गया है कि आप किसी चींटी को भी नहीं कष्ट दे सकते। आप किसी पेड़ पौधे को भी सूर्यास्त के बाद पत्ता तक नहीं तोड़ सकते। तो ये जो बड़े बड़े सनातनी लोग जो ढिंडोरा पीटते हैं कि हम सनातन का उदय करवाएंगे, जिन्होंने सनातन का ठेका ले रखा है, पहले तो इनको भी समझना पड़ेगा कि भी सनातन को समझो पहले आप। सनातन इज सेंसिटिव अबाउट एनिमल्स, अबाउट अदर्स, अबाउट नेचर। तो पहले तो आपको मांस, शराब, मदिरा, नॉन वेज, इन चीज़ों से बाहर आना पड़ेगा। अपना फूड हैबिट्स आपको बदलनी पड़ेंगी, क्योंकि जानवरों को काट रहे हैं तो उनका जो दर्द है ना, जो पेन है, जब एक जानवर कटता है तो उसे पता होता है कि वो कटने वाला है, तो अपनी जो वाइब्रेशंस है वो कहीं ना कहीं दे जाता है। आप अपनी बॉडी में उस जानवर का जब मांस ग्रहण करते हैं तो उसकी वाइब्रेशंस को भी तो लेके जा रहे हो आप अंदर। ठीक बात। तो वही तो मानसिकता लेके जाओगे आप अंदर। अगर आप पेड़ों को काट रहे हो तो आप यू आर नॉट सेंसिटिव अबाउट योर नेचर। तो पहले तो आपको प्रकृति के लिए भी तो सेंसिटिव होना है। अब देवगुरु बृहस्पति यही तो करेंगे अगले वर्ष 19 मार्च 2026 के बाद, और 6 अप्रैल 2027 तक ये सिलसिला चलेगा।
आपके आस पड़ोस में, नोन में आप देखिएगा। बल्कि व्यूअर्स से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इसी पॉडकास्ट में, इसी वीडियो में आके कमेंट करें। जब कई लोगों को मैसेज पता चलेगा कि कईयों के दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी, नेबर्स जिनके साथ उठते बैठते थे, दारू पीते थे, नॉनवेज खाते थे, अचानक ही न्यूज़ आना शुरू होगी मार्च के बाद कि भाई ये भी छोड़ गया, वो भी छोड़ गया, इसने भी नॉनवेज छोड़ दिया, इसने अल्कोहल छोड़ दिया। बहुत सारे ऐसे केसेस आने वाले हैं। ये तो अच्छा ही होगा, मैं तो कहूँगी। शालिनी, क्या होता है ना, लोग, मैं जब कुंडलियों का विश्लेषण देता हूँ, इतने हिपोक्रेट हैं लोग। मुझे क्वेश्चन पूछते हैं कि प्रशांत जी, मेरे लाइफ में स्पिरिचुअलिज्म कब आएगा? तो मेरा क्वेश्चन होता है कि भाई आप मांस शराब खाते पीते हैं? कहते हैं हाँ जी, खाते पीते हैं। तो पहले तो इन लोगों को ये समझना चाहिए कि भाई स्पिरिचुअलिज्म और नॉन वेज, इनका कनेक्शन हो ही नहीं सकता। ठीक बात। ठीक है, आप एक तरफ आप नॉन वेजिटेरियन हो, आप दूसरी तरफ आप स्पिरिचुअलिज्म की बातें कहते हो। आपको हक ही नहीं है कहने का। आप स्पिरिचुअल बनोगे कैसे जब आप नॉन वेजिटेरियन हैं, जब आपको यही नहीं पता कि एक जान कितनी कीमती है। अब आप लोग कहेंगे कि नहीं जी, कुछ कंट्रीज़ में ये है वो है। आप देखिए, कुछ कंट्रीज़ में तो उनका अपना व्यवसाय। आप देश में रह रहे हो ना, आप भारत में, अगर भारत की बात करें तो यहाँ पर आपको कितना सारा अनाज है, 3-4 वर्षों का अनाज हमारे पास स्टोरेज पड़ा हुआ है। ठीक बात। और ये मैं रोक के आपको ये चीज़ प्रशांत जी कह रही हूँ कि थोड़ा अगर कोई रिसर्च करे तो वो ये समझ पाएगा कि पहला तो हम सनातन की धरती वाले हैं, दूसरा जिन देशों में मांसाहार का चलन रहा है उनके पास अनाज कभी इतना था ही नहीं। हमारी जो जो सीमित धरती है वो बड़ी उपजाऊ रही है। वो उन देशों की धरती इतनी उपजाऊ ही नहीं है कि उनके यहाँ इतने फल, इतने सब्जी, इतने अनाज आ सकें। तो हमारे पास तो हमेशा से ही अनाज ऊपर वाले ने दिया है। गौतम बुद्ध ने कहा है प्रशांत जी कि मरना कोई नहीं चाहता, जी हाँ, बिल्कुल। सब जीना चाहते हैं। एग्जैक्टली। तो पशुओं के साथ हिंसा करके अध्यात्म कहाँ से मिलेगा? ये एक बेहतर बात आपने बताई है कि 2026 में बहुत से लोग, अलग अलग धर्मों के लोग वेजिटेरियन होना शुरू करेंगे। और मैं तो चाहती हूँ जितने मेरे वेजिटेरियन भाई बंधु हैं वो कमेंट सेक्शन में बताएं भी, आपने अगर सोच लिया है कि 2026 में आपको मांसाहार अब नहीं करना है तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बताएं। तो इसके साथ सनातन का झंडा बुलंद होने वाला है। इसके साथ एक और बात ऐड करना चाहूँगा। सनातन का झंडा तो तभी बुलंद होगा जब आप सात्विकता की तरफ बढ़ेंगे। धर्म, कर्म, पूजा पाठ, एक तरफ आप भजन कीर्तन कर रहे हो, शाम को मुर्गा खा रहे हो, ऐसे नहीं चलेगा सनातन। कई व्यूअर्स अभी ऐसे भी होंगे जो अभी ये कहेंगे कि नहीं जी, उन्हें तो प्रोटीन चाहिए। 80 किलो मेरा वजन है, 22-25 ग्राम मैं प्रोटीन लेता हूँ टोटल। अभी डॉक्टर्स कहेंगे कि भाई आपको तो 80 ग्राम चाहिए। तो भाई आई एम टोटली फिट, कोई मुझे अंधेरा भी नहीं होता है, बिल्कुल एनर्जी हाई लेवल में है। आपके यहाँ पे भी तो है कहीं ना कहीं। ठीक बात। आप मैनिफेस्ट भी तो करते हो कि यू आर वेरी पावरफुल। मैं अपने व्यूवर्स को बताऊं, हम पिछली बार जब बैठे थे प्रशांत जी, आपको याद होगा, अब व्यूवर्स कहेंगे दोनों अपनी तारीफ खुद ही कर रहे हैं। श्रावण का महीना वो था, प्रशांत जी के घर से भोजन आया था जिसे उन्होंने खाया था। हमने बिना प्याज लहसुन का खाना उस दिन खाया था। प्रशांत जी ने तब मुझे बताया कि वो जब फ्लाइट में भी जाते हैं तो जैनी फूड वो लेते हैं। मैंने भी बताया कि चाहे मैं वंदे भारत में जाऊं या फ्लाइट में हम जाएं, जैन फूड के कितने सारे फायदे हैं, हमने उसके बारे में भी डिस्कशन किया था। तो ये ऐसा नहीं कि पॉडकास्ट में चर्चा हो रही है, मैं वो खुद देख चुकी हूँ जब हम प्रशांत जी के ऑफिस गए थे और हमने पॉडकास्ट किया था कि नॉनवेज तो आप छोड़ दो, हम दोनों ने बैठ के, इनफैक्ट आपकी टीम ने बैठ के, और बिना प्याज लहसुन का बिल्कुल सात्विक खाना उस दिन टेस्टी था ना, शानदार। यस। तो आप भी अपनाएं, और अगर अपनाने की सोच रहे हैं या अपना चुके हैं तो कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। इनफैक्ट जो सनातन का झंडा गाड़ते हैं ना, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं सनातनी लोग, अगर उनको सच में सनातन सीखना है तो जैनिज्म वाले लोगों से सीख लें। ठीक बात। क्योंकि जो जैन लोग हैं, तो मुझे कहीं ना कहीं आज भी लगता है कि सनातन को तो उन्होंने जिंदा रखा हुआ है। अरे वो तो मुंह के ऊपर भी इसलिए बांधते हैं कपड़ा, वो जो पूरा कवर करके रखते हैं, वो किसी भी तरह किसी को कष्ट ना हो। जानवर छोड़ दीजिए, जीवाणु, विषाणु, कीटाणु, उनको तक को कोई हानि ना पहुंचे, उनकी तो ये कोशिश रहती है। एग्जैक्टली। एक जैनिज्म वालों ने, और कुछ ऐसे सरदार भी हैं सिखिज्म में जिन्होंने पानी छका होता है अमृतसर में, तो वो लोग प्योर वेजिटेरियन होते हैं। हाँ। तो इन लोगों ने कहीं ना कहीं सनातन को जिंदा रखा है। सनातन इज नॉट समथिंग कि आप अपने नाम में हिंदू लगा लो। इट्स समथिंग अबाउट यू फ्रॉम इनसाइड, एक सात्विक सेंसिटिव पर्सन अबाउट फॉर नेचर, दैट्स कॉल्ड सनातन। सिर्फ हिंदू लगाने से सनातनी नहीं बनेंगे शालिनी जी लोग। अब मुझे आप प्रशांत जी ये बताएं, क्योंकि मेरे पिटारे में तो जितने सवाल थे वो सारे खत्म हो चुके हैं। जी हाँ। कुछ ऐसा है जो 2026 के लिए आप अपनी तरफ से प्रिडिक्ट करना चाहें?
देखिए हम यूरोप पे आ जाएंगे। यूरोप में बहुत बड़ी तबाही मचने वाली है। और रही बात यूक्रेन की, तो रशिया यूक्रेन को ऑलमोस्ट अगले वर्ष, वो कहते हैं ना कि एक वर्ष पे होगा यूक्रेन खात्मे की तरफ। तो यूक्रेन में बहुत बड़ी तबाही मचेगी अगले वर्ष। एंड ईरान, जिसे युद्ध में यूएसए धकेलेगा, इसराइल भी ईरान को युद्ध में धकेलेगा। ईरान इसराइल के साथ तो युद्ध करेगा करेगा, कुछ और मोर्चे पे भी ईरान कहीं ना कहीं ठगा हुआ महसूस करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं योग तो ये दिखाई दे रहे हैं कि वो पाकिस्तान के साथ ही उलझ जाएगा बीच में। ऐसे भी योग बने हुए हैं। तो कॉम्बिनेशन बहुत स्ट्रांग है। अगले वर्ष युद्धों का वर्ष है। और जैसे आपने देखा होगा 2025 में 6-7 मोर्चे खुले हैं पूरे विश्व में युद्धों के। 2026 में कम से कम 20 नए मोर्चे यूरोप में खुलते हुए नजर आ रहे हैं। खुलेआम वहाँ पे जो कट्टरवादिता बढ़ रही है, जो बाहर से कंट्री से लोग यूरोप में जा रहे हैं, वहाँ के लोगों को मारना शुरू करेंगे और वहाँ पे अपनी सत्ता बनाने की कोशिश करेंगे, इकट्ठे होके समूह में आएंगे और अचानक ही मार काट की घटनाएं शुरू करेंगे। और 2026 में एक बहुत बड़ा भूकंप भी आएगा। इनके मैं कंट्रीज़ के अभी दोबारा भी आपके साथ बैठना है, नाम दूंगा कुछ कंट्रीज़ के। उन कंट्रीज़ में बहुत बड़ी तबाही मचेगी। जैसे टर्की का हमने भूकंप आया था तो मैंने प्रिडिक्ट कर दिया था। इसी तरह से कुछ कंट्रीज़ में अभी भूकंप, बड़े बड़े भूकंप 2026 में आएंगे। बिकॉज अभी मीन राशि में भारत में कुंडली उदय होगी जब ये नया वर्ष शुरू होगा। जल की राशि है और पृथ्वी में कंपन दे रही है। सूर्य, शनि, मंगल का अप्रैल 2026 में इकट्ठा होना जो बता रहा है कि पूरे संसार में बहुत बड़ी प्रलय मचेगी। समुद्र उफान पे होंगे, कुछ शहरों को पीछे धकेल भी देंगे। एंड उसी समय समुद्र के नीचे कंपन होंगे। अभी आपने देखा इथियोपिया में जो ज्वालामुखी फटा था, इसकी मैंने प्रेडिक्शन सितंबर में की थी। इनफैक्ट इथियोपिया मैंने प्रॉपर नाम लिया था कि नवंबर में वहाँ पर ज्वालामुखी विस्फोट होगा। और ये हमारे एस्ट्रो कपूर चैनल में प्रॉपर मैंने कुछ और कंट्रीज़ के भी नाम लिए हैं। अब वहाँ पे भी ज्वालामुखी धीरे धीरे फटना शुरू होंगे और नवंबर का ही मैंने जिक्र किया था, तो वो हो गया। तो अगला वर्ष थोड़ा सा डरावना भी है कुछ चीज़ों को लेकर। बट अगेन अगर हम पूरी दुनिया की बात करें, पूरी दुनिया में तो तबाही मचेगी मचेगी, जैसे रिसेशन की भी बात कही। भारत में भी परेशानियां होंगी, लेकिन एज के कंपेयर टू अदर कंट्रीज भारत में परेशानियां कम होंगी। और रही बात गुरु, जैसे अगले वर्ष राजा होंगे, तो भारत में ऐसा योग दिखाई दे रहा है कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट कहीं ना कहीं ज्योतिष, डिवाइन साइंस, यज्ञ, इन चीज़ों को मान्यता देगी अगले वर्ष से। जैसे आज भी जैसे स्टॉक मार्केट प्रेडिक्शंस हम करते हैं, तो कहीं ना कहीं सेबी के रूल्स, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इनका ये कहना होता है कि भाई हमें इनकी एग्ज़ाम दे के हमें मेंबरशिप लेनी चाहिए। लेकिन आज भी ये लोग ये मानने को तैयार नहीं होते, क्योंकि इनके जो आरएस जो रिसर्च करते हैं, लोगों का पैसा लगाते हैं मार्केट में, तो वो लोग पैसा अपना गंवा देते हैं, मनी लूज़ हो जाती है। लेकिन हमारे जैसे आज स्टॉक मार्केट एस्ट्रोलॉजर या कॉमर या फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजर जो प्रेडिक्शन दे रहे हैं मंडेन में, दे आर एक्यूरेट, लेकिन रूल्स बने हुए हैं। और यही प्रेडिक्शन हमारी विदेशों में सराही जा रही हैं। जर्मन वाले लोग हमारी प्रेडिक्शंस को प्रॉपर तरीके से फॉलो कर रहे हैं। भाई हमारे देश में ही समस्या क्यों है? आपको सेबी का मेंबर ही क्यों बनना है? आपको क्यों एग्जाम देना है भाई आपको? जब हम इतनी एडवांस लेवल की रिसर्च कर चुके हैं, हमारी रिसर्च वैलिड है, हमारी प्रेडिक्शन पास हो रही हैं, आपके जो लोग हैं जो मेंबरशिप ले रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, उनकी प्रेडिक्शन सारी की सारी फेल है। वेयर वी आर, मतलब आपको एक डिग्री चाहिए कि सर्टिफिकेट और एक मेंबरशिप सिर्फ एग्ज़ाम देने के लिए आपको देना है आपको एग्ज़ाम। तो इन पे भी अगले वर्ष कुछ ना कुछ आवाज़ उठेगी। और हमारे जैसे ज्योतिषियों को या डिवाइन साइंस एक्सपर्ट्स या जिनको शास्त्रों का ज्ञान है, वेदों का ज्ञान है, जो रिसर्च में इन चीज़ों में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, आयुर्वेदा में जो अभी तक कई चीज़ों को मान्यता नहीं दी गई है, इन चीज़ों को अगले वर्ष से भारत में मान्यता दी जाएगी। बहुत सारी शुभकामनाएं फिर तो मेरी आपको। जैसे ही मान्यता देना शुरू किया जाए, पहला ठप्पा आपके नाम के ऊपर लगे। मैं ये चाहती हूँ शुरुआत आपकी तरफ से हो, और इसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं भी मैं आपको देती हूँ। व्यूअर्स से मैं कहूंगी, प्रशांत जी ने देखो कह दिया कि बहुत जल्द हम फिर से मिलेंगे और बहुत सारे सवालों का जवाब देंगे। पर आप जो चाहते हैं कि हम प्रशांत जी से पूछें, वो कमेंट करके आपको हमें बताना है। अगली बार हम जरूर पूछेंगे।
लंबी चर्चा हुई है, बहुत से देशों की चर्चा हुई है, बहुत से सेक्टर की चर्चा हुई है। जो रह गया है वो मेरे व्यूअर्स बताएंगे। पर कहते हैं अंत भला तो सब भला। 2025 का भी अंत मुझे लग रहा है अच्छे के साथ हो रहा है, और 2026 भी हमारे लिए तो अच्छा है। आपके प्रेडिक्शन से मुझे ये समझ में आया। तो अंत भला तो सब भला, हमारे लिए तो भला भला ही रहने वाला है। थैंक यू सो मच प्रशांत जी। थैंक यू शालिनी, एंड व्यूअर्स के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।